दोस्तों सड़कों पर अक्सर आप लोगों ने लोगों को रूल तोड़ते हुए देखा होगा, पर लेकिन रेल के फाटक को तोड़ देना, ये देखो यहाँ पर ये इंसान उधर से भी फाटक को तोड़कर आया और इधर भी यहाँ पर फाटक तोड़ रहा है, वो भी ट्रेन से जरा जरा सा बच गया। यानी कि कितने सारे लोग बैठे हैं गाड़ी में, देखो पीछे भी हैं और आगे भी हैं, और इस इंसान की जान जा सकती थी। और यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर रेल का फाटक तोड़कर ही निकल गया। वो तो ये अच्छा किया इन्होंने, जो ड्यूटी पर थे इन्होंने उसका फोटो ले लिया। पर लेकिन सिचुएशन आप लोग देखो यहाँ पर कि दूसरी साइड से भी ऐसे ही क्रॉस करके आया होगा। इसका मतलब या तो ये चोरी करके कहीं मर्डर करके भाग रहा है या फिर जो भी कंडीशन है। पर लेकिन ये कितना ज्यादा अनएथिकल है आप लोग ये देखो। एक तो होता है कि चलो यहाँ पर फाटक ही नहीं होता, वो इंसान क्रॉस करके जाता, यहाँ पर इसको बकायदा तोड़कर ये क्रॉस करके गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। और कई बार तो इस तरीके की हरकतें अपने आप को कूल डूड दिखाने के लिए भी करते हैं कि देखो मैंने क्या कर दिया। अच्छा, इस तरीके के इंसिडेंट अगर आप लोगों को सोसाइटी में रोकने हो तो उसके लिए क्या सजेशन दोगे आप लोग, यानी कि कैसे रोका जाए इस तरीके के इंसिडेंट? फाइन बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए, या फिर जो इस तरीके का जो हर्डल होता है जो रोकने वाला, ये यहाँ पर स्टील का बना दिया जाए ताकि कोई इसको तोड़ ही ना सके, और नीचा कर दिया जाए ताकि इसके नीचे से कोई रुक ना सके, निकल ना सके। तो क्या सजेशन आप लोग देना चाहेंगे इसके बारे में, ये आप लोग को बताना है। आज का डिस्कशन इतना शानदार रहने वाला है। आज है 25 सितंबर। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा तो एनालिसिस होगा, पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन होगा, और कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस के भी देखने को मिलेंगे। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर इसके बारे में बोल रहे थे कि सर क्या 2 वीडियो होनी चाहिए? एक ही वीडियो में इतना कुछ आप लोगों को मिलेगा। अगर मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर उठकर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो पूरे दिन की आत्मा आप लोगों की तृप्त हो जाएगी। इतना कुछ आप लोगों को अपडेट करूंगा, इतनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतना स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं कि हाँ यार कुछ और भी चाहिए जिंदगी में। मतलब कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल शानदार है। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बेसिकली एक सिस्टम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम में कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो काम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा शानदार तरीके से। जियो पॉलिटिक्स का बड़ा ही शानदार आर्टिकल है। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें तो बता रखी हैं, पर लेकिन एक नया एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में कि जो आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, तो और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। रेगुलर न्यूज़पेपर सुनने का यही तो फायदा है यार, कई सारी चीज़ें तो आप लोग की रिवाइज हो जाती है। तो ये आप लोगों का रिवीजन कराता हूँ यहाँ पर नजर आएगा। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पर वो मैं डिस्कस करूंगा डीलिमिटेशन कमीशन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और एक आर्टिकल वहीं पर बताऊंगा। ये 81 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इसमें नहीं कहते कि एक तरीके से ये क्रक्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो आप लोगों से अच्छे से डिस्कस करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, कौन कौन कंपोजिशन, काफी बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये कनाडा के अंदर में हमारे देश का डायस्पोरा क्या है, यानी कनाडा के अंदर में हम जान हैं, हम निकल जाएंगे तो कनाडा जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसके डेटा के बारे में डिस्कस करूंगा, पर लेकिन ये डेटा जो होगा थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर। ये वाला आर्टिकल बेसिकली आप लोगों को पता है चाइना के अंदर में गेम हो रहे हैं, तो इतनी घटिया मतलब टेंडेंसी मुझे चाइना की देखने को मिली यार। मतलब एक इंसान जो है 4 साल तक तैयारी कर रहा है अपने गेम की, और उसको इन्होंने अलाउ ही नहीं किया पॉलिटिक्स के चलते। समझ रहे हैं, हमारे देश के 3 खिलाड़ियों को इन्होंने अलाउ ही नहीं किया क्योंकि उनको स्टेपल वीजा दिया गया था। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने हिसाब से चाह रहे थे कि उनको स्टेपल वीजा पर दिया जाए, पर वो हमारे इंडियन जो वीजा पर देखिए एक तरीके से ना हमारे देश की जो एक तरीके से ऑथेंटिक डेटा होता है, ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से जा रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स ला देना, ये एक तरीके से नहीं कहते कि जो एक बिल्कुल नीचे गिर जाना, वो वाली प्रवृत्ति आप लोगों को चाइना की देखने को मिलेगी। 19th एडिशन जो यहाँ पर एशियाड यानी कि एशियन गेम का चल रहा है, कहां पर? यह है हांगजोउ चाइना के अंदर में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बातें आप लोगों से स्पोर्ट वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी आप लोगों से करूंगा। वैसे कुछ नहीं है, वही सारी बातें बताई गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंट्रीगल पार्ट है, उसको लेकर यहाँ पर इस तरह की हरकतें जो है वो अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसा नॉर्मली यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो बाकी ये भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कुछ बातें की जा रही है, तो वो हम लोग यहाँ पर कवर ही कर लेंगे। बाकी जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, जी आप लोगों ने कल मन की बात किस किसी ने सुनी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? देखो जरूर सुना करो, क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को लगेंगी और कई चीज़ों का तो रिवीजन हो जाएगा। जैसे G20 के बारे में बात की, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में बात की। यूट्यूब पर 80 लाख लोगों ने लाइव देखी चंद्रयान की जो लैंडिंग थी। भाई साहब, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जिसने देखा है वो यस लिखिएगा, जिसने
जिसने नहीं देखा है वो नो लिखेगा और जाकर जरूर देखेगा। एटलीस्ट महीने में एक बार आती है तो इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो अपने बिजी शेड्यूल में से, अगर कोई आप लोग का बिजनेस नहीं चल रहा हो तो, है कि नहीं। मतलब कहने का यह कि देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हम लोग फुकुशिमा ये न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आएगा। इसी के साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से, तो पहचानो कौन, ये अभी इनको रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है और देश की ये तीसरी एक ऐसी पर्सन बन गई है जिनको ये अवार्ड मिला है। अब तो पहचान गए होंगे ना, यस या फिर नो, बताइए। चलिए देखता हूं कौन कौन यहां पर पहचान पाता है। इंडियन एक्सप्रेस के इतने आर्टिकल होंगे, वोकैबुलरी वाला सेक्शन होगा, सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक छोटी सी बात अभी आप लोगों से करूंगा, पहले कुछ बातें कर लेते हैं अपनी आज की मोटिवेशनल कोटेशन के बाद में, फिर 2-4 बातें और करनी है आप लोगों से। आज से आप लोगों का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर बात क्या की जा रही है, मुकाबला ऐसा करो कि हार भी जाओ तो जीत से ज्यादा है आप लोगों की हार के चर्चे हो। याद आ रहा है महाभारत के अंदर में अभिमन्यु भाई साहब, वो बंदा इस तरीके से लड़ा, ये बोलते हैं कि क्या लड़ा, यानी कि आज भी आप लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि अभिमन्यु की वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। यानी कि अपना 110% दे दो यार, अगर किसी काम में लगे हुए हो। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे मतलब वो बाद में देख लेंगे, पर जिस टाइम उस काम पर लगे हो ना, उस टाइम तो एक तरीके से निचोड़ दो अपने आप को। इस तरीके से आप लोग को अपना 100% देना है। और ये कब होगा, जब उस चीज को आप लोग दिल से करोगे। और दिल से कब करोगे, जब उसके साथ में आप लोग अपनी फीलिंग को अटैच कर दोगे। और फीलिंग अटैच कब करोगे, जब आप लोग के साथ में कुछ ना कुछ टारगेट आप लोगों के साथ में होगा और उस टारगेट को अचीव करने का रीजन आपके पास में होगा। रीजनिंग जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतने लंबे समय तक आप लोग टिकोगे, उतनी लंबी रेस का घोड़ा आप लोग बनोगे। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, ये आप लोग को जरूर बताना है। एक इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, कई सारे बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया, बहुतों ने तो मेरी इंस्टाग्राम की जो इनबॉक्स है वो भर डाला इससे, कईयों ने जीमेल आईडी पर मेल दुनिया भर के कर डाले। ऐसा मत करो यार, कुछ काम के मैसेज आते हैं वो देख लेने दिया करो मुझे, ठीक है। ये एक चैलेंज स्टार्ट किया, इसमें एक छोटा सा अपडेट मैं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर। ये जो मैंने बोला था 75 का है, तो 75 को रहने देते हैं, क्योंकि किसी इंसान की आदत चेंज करने के लिए ये माना जाता है कि 21 दिन की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए चैलेंज जो है वो बस 21 दिन का ही रखना चाहिए। 21 दिन के अंदर आप लोग अपनी आदत चेंज कर लोगे और फिर अपने आप को आप लोग डिसिप्लिन के वे में अच्छे से आप लोग लेकर आगे बढ़ोगे। तो 21 दिन तक जो इसको लगातार करेगा, अगर आप लोग इसको 21 दिन तक लगातार करते हो तो आप लोगों के लिए 21वें दिन जो है एक गिफ्ट भी रहेगा, पर लेकिन आप लोगों को लॉयल रहना है, ठीक है। यानी कि गिफ्ट के चक्कर में आप लोगों को मतलब झूठ बोलना है, ये मैं आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लॉयल रहोगे। वो गिफ्ट जो रहेगा वो आज से 21वें दिन जो है आप लोगों के सामने मैं अनवील करूंगा। डेली आप लोगों को हर एक दिन जो इसको फॉलो कर पाता है, जिस दिन भी ब्रेक हो गया उस दिन फिर से स्टार्ट करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए यहां पर ये बात की जा रही है, यहां पर क्या करना है, आप लोगों को टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। 1 नंबर इसका है। उठते ही पानी पीना है, गुनगुना पी लोगे तो और बेटर रहेगा। 1 नंबर इसका देखने को मिलेगा। अपने दिन की प्लानिंग करनी है कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, वो आप लोग के टेबल पर आप लोग की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ये याद रखना। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, वो है एसएलवी प्लानर। अगर ये आप लोगों के पास में रहेगा तो ये पॉइंट आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके अपने पास में रखिए। कितना पानी पीना है, क्या प्रायोरिटी वाले वर्क हैं, क्या टू डू लिस्ट है, सब कुछ यहां पर आप लोगों का फिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर फ्रेश वगैरह होने के बाद में 15 से 20 या फिर 30 मिनट का आप लोग एक्सरसाइज करना है। 1 नंबर इसका रहेगा। और ये भी एक डिसिप्लिन है। वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे डेली बिना किसी के बोले, तो ये भी एक डिसिप्लिन का रीजन है यहां पर। और एक तरीके से कई सारे इसको भूल जाते हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना डिसिप्लिन है। अगर एक लाइक तक करने में यहां पर आप लोग जो है एक तरीके से नहीं हो पा रही है इंसान के ऊपर में, तो ये एक तरीके से बिल्कुल छोटा सा है, किसी का 0 नंबर ना है कम से कम यहां पर, ठीक है। तो ये 5 नंबर में से अगर कोई यहां पर अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो आप लोगों को उसको अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। और देखता हूं कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बोलना यस एक्सेप्टेड, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये सबके बस की नहीं होता यार। एक बार इस चीज को फॉलो करके देखो, आप लोग की जिंदगी में चेंज ना आए तो फिर आप लोग बताना मतलब कि हाँ यार यहां पर ये गड़बड़ है। रियली में कह रहा हूं, फॉलो करके देखो, जिंदगी ना बदल जाए तो आप लोग बताना फिर मुझे आकर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको फॉलो कर देखो, फिर देखना क्या मजा आता है जिंदगी जीने में। दोस्तों ये जो न्यूज है ये एक स्टार लगाने वाली न्यूज है, क्यों वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बात करेंगे मेरीन लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को पता है टोटल 17 है, उसमें एक गोल है लाइफ बिलो वाटर। वो कौन सा है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहां पर देना है, ठीक है। एक्सट्रीम प्लैंकटन ब्लूम जो है उसके बारे में बात की जा रही है।
जब आप लोगों ने देखा कि जलकुंभी के बारे में आप लोगों ने सुना है, समुद्र सोग जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली पूरे पानी को सोख जाते हैं और उसके ऊपर फैल जाते हैं। तो वो एक अलग पैटर्न हो गया, समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आसपास में आप लोगों ने तालाब यानी कि जोड़ अगर देखा हो तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस एरिया को वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसा ही यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, किसके बारे में ये बात की जा रही है, प्लैंकटन के बारे में। अभी समझेंगे आखिर ये है क्या, पूरा आप लोगों को बताऊंगा और क्यों न्यूज में है, ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को यहां पर पता चलेगा। जो मेरीन साइंटिस्ट हैं यहां पर गल्फ ऑफ थाईलैंड के, गल्फ ऑफ थाईलैंड कहां लोकेशन है पहले आप लोग ये देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। ये ऊपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा म्यांमार, नीचे आ गया बे ऑफ बंगाल, इधर अपना प्यारा भारत है। यहां से थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लोगों को अंडमान सी देखने को मिलेगा और यहां से होते हुए जब आप लोग यहां आएंगे तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड के जस्ट नीचे ये इधर कंबोडिया हो गया और इधर आप लोगों को वियतनाम देखने को मिलेगा और यहां पर हो गया साउथ चाइना सी। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है। जो साइंटिस्ट है जब उनके द्वारा स्टडी की गई इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में, तो यहां पर यह पता चला कि नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा ये अमाउंट ऑफ प्लैंकटन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी का कलर है वो पहले नॉर्मल हुआ करता था, अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। और जब इतना ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है वो पूरे समुद्र के सतह पर फैल जाता है, तो इसकी वजह से जो मैरीन यानी कि समुद्र के अंदर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। प्लैंकटन नॉर्मली दो कैटेगरी में बात बोलते हैं इनको, एक तो बोलते हैं यहां पर फोटो प्लैंकटन और दूसरे बोलते हैं जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बेसिकली फूड चेन के अंदर में। जो इसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर आते हैं, जैसे क्रील हो गया, सी स्नेल हो गया, या फिर जेलीफिश का नाम सुना होगा। ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो समुद्र के अंदर में पाए जाने वाले जीव जंतु उनके लिए खाने का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको फीड करने का काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो पूछी गई थी अभी रिसेंटली एग्जाम में, तो जो प्लैंकटन जो है वो कैसे होते हैं, तो ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। हम क्या है, हम लोग वर्टिब्रेट हैं, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये क्या है, इनवर्टिब्रेट है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। एक दूसरा यहां पर इसको बोलते हैं फोटो प्लैंकटन। ये बेसिकली प्लैंकटन होते हैं माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे से और छोटे काइंड ये प्लैंकटन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोगों को नजर आएगी, जिससे ये सूरज की आती हुई रोशनी अपने ऊपर जब पड़ती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उस एनर्जी को ये बेसिकली एक तरीके से उसी के साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, ये केमिस्ट्री के अंदर में रिएक्शंस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन होता है और ऑक्सीजन बेसिकली निकल कर आती है। यही काम हमारे पेड़ पौधे करते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को और ज्यादा लगाने की मुहिम चलाई जाती है। मैं भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट जब मॉनसून का पीरियड आया करे उस टाइम पर एक पौधा आप लोग एटलीस्ट हर साल लगाया करें। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग धरती को एक ऐसी पृथ्वी सुंदर एक बनाकर जाओगे, खासकर ऐसे टाइम पर जब क्लाइमेट चेंज को लेकर लोग जो है एक दूसरे का उन्हें कहते बाल पकड़ पकड़ खींच रहे हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है, ठीक है, उन्हें तेरी बड़ी है, नहीं तेरी बड़ी है तेरी दिख भी नहीं रही तेरी कितनी बड़ी है। ये समस्या ऐसी है जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और काफी इंपॉर्टेंट एक फूड चेन के तौर पर भी यहां पर देखा जाता है इन दोनों को। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्लैंकटन जो वर्ड है यहां पर ये कहां से निकल कर आता है, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्टर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रिफ्ट होते रहते हैं। मतलब ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग ओशियन करंट का नाम से जानते हैं। ओशियन करंट कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें हॉट होती है, कोल्ड करंट आप लोगों को देखने को मिलती है, वार्म और कोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ में बहते हुए चलते हैं, जिधर वो चलेगी उधर चलेगी, ये उसका अपोज नहीं कर पाते हैं, उसी के साथ में फ्लो में ये एक जगह से दूसरी जगह पर नॉर्मली घूमते हुए नजर आते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें, जैसे प्लैंकटन जो होते हैं इनको ओशियन वंडरर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहते हैं, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि एक तो फूड वेब का काम करते हैं और मैरीन जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये ऑक्सीजन काफी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। तो ओशियन की जो लाइफ है अर्थ के क्लाइमेट पर भी एक अच्छा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। पर किसी भी चीज की अति जो होती है वो क्षति पहुंचाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो फिर वही चीज नुकसान करने लगती है। और इसी से निकल कर आता है प्लैंकटन ब्लूम, यानी कि इनका ब्लूम हो गया, बहुत ही लार्ज एबेंडेंस क्वांटिटी में बढ़ गए। इसकी वजह से इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि समुद्र के सतह पर फैलने की वजह से समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर वाटर का कलर चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से कई सारे जो जीव जंतु हैं उनकी लाइफ तक जाती हुई नजर आती है, लंबे समय तक अगर ये एक जगह टिके रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर ये ज्यादा ना हो, कोई भी मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि उससे बेसिकली फायदा हो, ना कि नुकसान हो। मैंने कहते मजे इतने करो कि आप लोगों को नुकसान ना हो, बाद में बैठ के रो ना। अगर बात करूं गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं,
इधर अंडमान सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अपना पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है अपनी कंट्री का, और यहाँ पर इधर साउथ चाइना सी भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये हो गए यहाँ पर वियतनाम, और ये हो गया यहाँ पर लाओस, और ये हो गया थाईलैंड। क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं कि कहाँ पर है, तो साउथ चाइना जो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी का ही एक पोर्शन कनेक्ट यहाँ पर इसे आप लोग बोल सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर में, जो कि थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के साथ में सराउंडेड है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मली इसको गल्फ ऑफ सीएम के नाम से भी जानते थे। तो अगर पूछे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड की जगह गल्फ ऑफ सीएम लिख दे तो इसको भी आप लोग को याद रखना है SIAM, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, लोकल नाम कई बार पूछ लेते हैं। जैसे अब की बार मेंस के अंदर में पुरवैया पूछ लिया आप लोगों से, पुरवैया शब्द लिखा हुआ आ गया, तो यानी कि पूरब की तरफ से बहने वाली हवा, तो ऐसे आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बेसिकली ये एओ थाई के नाम से भी आप लोग जानते हैं, बेसिकली लोकल एरिया में थाई गल्फ के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रेश और सेडिमेंट्री वाटर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो रिवर से आता है, और चाओ जो बेसिकली फ्रायर रिवर है, ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगी। बंग, पोंग और थाई चेंग और मैकोंग, ये इसकी लोकल है, इनका नाम मत याद रखना, क्योंकि अपनी रख लो जो रिवर है उनका नाम, वो फिर भी पूछा जाता है, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये बस आप लोगों से पूछा जा सकता है एक रिवर। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। तो यहां पर थिन इनफ्लो जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ द जो गल्फ इकोसिस्टम, ये काफी इंपैक्ट डालते हैं यहां पर, और वाटर की कैरेक्टरिस्टिक भी डिसाइड करता है कहीं ना कहीं जब यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, एक तो पहले तो आप लोगों से इसके बारे में पूछा सकता है प्लैंकटन कितने तरीके के होते हैं, इनके बारे में क्या इंपैक्ट डालते हैं, अभी यहां पर इसके बारे में क्या फायदा क्या नुकसान है। यहां पर गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में एक अलग से आप लोगों का टॉपिक तैयार हो जाएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करके चलना है कि माइंड में कंफ्यूजन न रहे अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, बेसिक था, छोटा था पर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप लोगों से कई सारे यहाँ पर नाम दिए थे, लाओस का नाम दिया था, थाईलैंड का नाम दिया था, कंबोडिया का और वियतनाम का, बोला था बताइए कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, तो आंसर था यहाँ पर लाओस। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का पूछा जा चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूजियाना कतई नहीं है। ठीक है, बताना जरूर अगर कोई डाउट हो, वरना तो फीडबैक बता देना, अच्छा लगा बुरा। दोस्तों अक्सर शादी विवाह में आप लोगों ने सुना होगा डायमंड की रिंग के बारे में बड़ी लड़ाई होती है कि डायमंड की रिंग मिली या फिर नहीं। ये मेरे दोस्त की एक बार शादी थी, तो बोला कि यार बहुत ही पंगा चल रहा है, बोला कि डायमंड की रिंग ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगी बात आगे। तो वहाँ पर मुझे एकदम याद आ गया जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मोस्ट पिंक डायमंड, जो पिंक डायमंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस माना जाता है। प्रीसियस आखिर चीज़ें होती कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी मार्केट में ज़्यादा इज्जत होती है, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो। इसीलिए ज़िंदगी में आप लोग भी ये रूल बना लीजिए कि लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, जितने आप लोग अवेलेबल रहोगे दुनिया के लिए, खासकर जो यार दोस्तों के ना बीच में टाइम पास करते रहते हैं, घर वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे यार दोस्तों के बीच में, तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग की इंपॉर्टेंस जो है वो लाइफ में आप लोगों को कम होती नजर आएगी। खासकर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टाइम का इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, अपनी जिंदगी को प्लान करिए, जब आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों को किसी को टाइम देना है तभी दीजिए, अपना काम कंप्लीट करने के बाद में, वरना बाद में फ्रस्ट्रेशन होगा, मजा करके आ जाओगे घूम घाम के, पर बाद में लगेगा यार काम तो सारा पड़ा हुआ है, तो फिर आप लोगों का डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा और आप लोग डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं लोग, खासकर फ्रस्ट्रेट होकर। ठीक है, तो पहले अपना आपको डिसिप्लिन करो। बात की जा रही है पिंक डायमंड के बारे में, क्यों है न्यूज में, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक स्टडी की गई और बोला गया कि इसका जो बर्थ है, यानी कि जो पिंक डायमंड निकल के आया है, इसका सुपर कॉन्टिनेंट के साथ में बर्थ यहां पर बताया गया है। आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये एक प्यारी सी एक पिक्चर है जो आप लोग देखिए, इसमें बताया गया कैसे कैसे यहाँ पर आप लोग देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ, कैसे कैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर निकल गया, यहाँ पर ये बेसिकली यूरोप वाला पोर्शन, ये हो गया साउथ अमेरिका जो इधर जाएगा, ये अफ्रीका बन जाएगा, यहाँ से इंडिया निकल के अभी आप लोगों को देखता हुआ चलेगा, यहाँ पर ये देखिए इंडिया चल रहा है, यहाँ पर ये इंडिया जा रहा है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी की यहाँ पर पूरी तैयार हुई, जो आज की डेट में आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो बनी है ये लंबे समय तक बनी है। तो यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है सुपर कॉन्टिनेंट, बेसिकली कहीं ना कहीं एक पूरा कॉन्टिनेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट हुआ नहीं करा करते थे, तो उसका जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके साथ में कनेक्ट करके बताया जा रहा है कि पिंक डायमंड का जन्म हुआ। तो ये साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के, उनके द्वारा ये स्टडी की गई, जिससे दुनिया के सामने ये डेटा यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है किसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर किम्बरले। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। जैसे हमारे देश के अंदर में अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पर विक्टोरिया, न्यू साउथ, इसी के साथ में न्यू साउथ वेल्स हो गया, यहाँ पर ये क्वींसलैंड हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया।
तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पर्टिकुलर रीजन है इसको बोलते हैं किम्बरले। तो ये जो पिंक डायमंड है, इसीलिए पिंक कलर आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिल रहा है। इसी में से पिंक डायमंड जो है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो यहां पर जब साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि क्या है यहां पर कितने सारे पिंक डायमंड पाए जाते हैं। तो यहां पर ये इसका जब स्टडी कर रहे थे तो बोले थे कि यहां पर कोएलिशन की वजह से जो कलरलेस डायमंड था उसका कलर जो है वो पिंक हो गया। तो इसके साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है और स्टोरी इसके पीछे बताई गई है जो फॉर्मेशन की यहां पर कि कनेक्टिंग द किसके साथ में एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम न्यूना रखा गया है। जब एक ही कॉन्टिनेंट हो गया यहां पर अलग अलग कॉन्टिनेंट ही नहीं थे तो फिर उससे कॉन्टिनेंट बन के चले। तो जो स्टार्टिंग का फेज था इसको न्यूना बेसिकली बोला गया, फिर तो आगे चल के अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। तो उसके साथ में ये डायमंड फॉर्मेशन की थ्योरी यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा बताई जा रही है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि ये बहुत ही महंगा होता है ये पर्टिकुलर, और ये स्पेशली ज्यादातर जो है मेजोरिटी में ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन का इसका ड्यूरेशन है ये 1.8 बिलियन से लेके ये लंबे समय तक यहां पर ये एक प्रोसीजर के थ्रू यहां पर बना है। और जो पृथ्वी पर अभी आप लोगों को यहां पर ये जगह जगह मिलता है तो ये धरती में से निकला है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने से, जिसके बेस पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर ये डायमंड रिच जो है मैग्मा जब सरफेस पर निकल कर आया तो उसके बेस पर यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा होगा यहां पर, जो कि बेसिकली पैसिफिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसमें यहां पर काफी ज्यादा है आप लोगों को ये जो ज्वालामुखी है ये इरप्ट होते हुए यहां पर नजर आते हैं। और मैग्मा और जो लावा होता है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का कोन है, ठीक है, ये फटा यहां से, तो जब इसके अंदर में ये पोर्शन होता है यहां पर जो भरा रहता है यहां पर ये पूरा जो मलबा, इसको बोलते हैं बेसिकली मैग्मा, ठीक है। और जब यहां पर ये इरप्ट होकर प्रेशर के थ्रू बाहर आकर सरफेस पर गिरता है तो इसको बोलते हैं लावा। तो यहां पर ये इसका नाम आप लोग यहां से याद रख सकते हैं। तो मैग्मा और लावा जो है ये इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो उसके साथ में इसको कनेक्ट करके देख रहा है पिंक डायमंड जो है बड़ी ही रेयरली मिलता है, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में। तो इसके चलते अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोगों से, एक तो कहां पर ये पाया जा रहा है बेसिकली, तो ऑस्ट्रेलिया के जो यहां पर किम्बरले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर कैसे कैसे प्रोसीजर्स के बारे में बात की, तो यहां पर सुपर न्यूना कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो एक टर्म भी आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ गई। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी डाल रखी है कि कहां कहां से कितना ड्यूरेशन है। बेसिकली 1.6 से लेके 2.5 बिलियन ईयर एगो बताया गया है। ये ओल्डर देन पेंजिया है, मतलब पेंजिया जो नॉर्मली बोले जिससे पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर हमारे कॉन्टिनेंट बने एक तरीके से उससे भी पहला है, यानी कि ये जो बना है ना इससे भी पहला आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, अगर इसको ढंग से काउंट करके देखा जाएगा तो ये बताने की कोशिश की गई है। तो ये अलग अलग फ्रेगमेंटेड जब होना स्टार्ट हुए, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, वहां पर ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, वो आप लोगों को दिखा रहा था। तो उसी ड्यूरेशन की यहां पर बात की जा रही है और उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, जिससे कि अर्थ को रीसेप मिला, क्रिएट किए गए नए नए जियोलॉजिकल फीचर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक कई सारी एक्टिविटी, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, लाइफ डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो ये हिस्ट्री के साथ में हमारी कनेक्टिविटी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक था और वैसे भी डायमंड के साथ में था, है कनेक्टेड है। तो अब आप लोगों के माइंड में शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसको, तो इस तरीके से सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक पर लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, SLVpedia नाम का एक टेलीग्राम पर चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आर्टिकल यहां पर डिस्कस किए जाया करेंगे उसके शॉर्ट फॉर्म में जो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नोट्स हिंदी और इंग्लिश में इस पर्टिकुलर टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाया करेंगे, ठीक है। जिससे कि कभी भी आप लोगों को पढ़ना हो आप लोग कहीं भी खोलकर इसको पढ़ सकते हैं। SLVpedia लाइक विकीपीडिया आप लोगों का जीवन साथी बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराई जाएगी, पर याद रखना टीम को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर करना सिस्टमेटिक वे में, तो वो लगभग आप लोगों को जो है 12 या फिर 1 बजे तक आप लोगों को मिला करेंगे। यहाँ पर डेली एक एडिटोरियल पोस्ट किया जाएगा जो कि आप लोगों को एटलीस्ट खुद से पढ़ना है। बाकी तो मैं पढ़ाई रहा हूँ, सारी चीजें कवर करा रहा हूँ, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी ये आप लोग जरूर करना, ठीक है। बाकी जो PDF है इस पर्टिकुलर लेक्चर की वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाया करेगी, जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से। ये 2 चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग की आत्मा तृप्त हो जाएगी। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चवन्नी इनके लिए आप लोगों को पे नहीं करनी है। सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर में सिस्टमेटिक वे में आप लोगों की पूरी कंप्लीट स्टडी आप लोगों की होगी, बहुत ही सटीक तरीके से। अगर हिंदू की बात करें तो हिंदी, और इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस, सारा कॉम्बिनेशन इसके अंदर निचोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में 1.5 घंटा दे दिया करना टाइम से, इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस पूरे दिन फिर एंजॉय करना अपनी लाइफ को, और फिर अगले दिन आ जाना इसी टाइम पर, ताकि आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकें।
वीडियो का जो टाइम यहां पर रखा जा रहा है वो लगभग 6:45 बजे करीब आप लोगों को देखने को मिला करेगी, ठीक है। यानी कि 6:45 इसका फिक्स टाइम कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सारी चीजें कवर करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। पूरी टीम लगकर कवर करती है जब जाकर यहां पर ये चीजें हो रही है, या ना एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कंटेंट देखना वीडियो का, उसके बाद में आप लोग बताना, तो ये आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लगभग 6:45 बजे और लास्ट टू लास्ट 7 बजे इसका टाइम होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करिए और फीडबैक जरूर दे देना, एक थम्सअप देकर पूरी टीम का प्रोत्साहन बढ़ाना, क्योंकि आपके एक थम्सअप से पूरी टीम में जान आ जाती है, बोलते हैं कि सर मजा आ गया। आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुश होती है टीम कि सर मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। तो इसलिए जरूर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, ताकि टीम को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, जो आप लोगों की पुरानी जो पीडीएफ बची हुई है वो भी आप लोगों को आज शाम तक जो है आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा एसएलवी पीडीएफ पर, और इसी के साथ में आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में भी, ठीक है। तो जो जो चीजें हैं वो सारी आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में एप्लीकेशन पर अपना फीडबैक जरूर दिया करो। हाँ भी, जो भी जुड़े हुए हैं, लगभग 50,000 से भी ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, और 4.9 की रेटिंग, इसके लिए दिल से धन्यवाद। शाम को 5 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाया करो, डेली करंट अफेयर का क्विज होता है, उससे आप लोगों की पढ़ाई और अच्छे लेवल पर आप लोगों को बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी, ठीक है। और सीरियस तरीके से अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोग वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को एक नहीं कहते वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक बार डेमो जरूर देख लेना। सोशियोलॉजी का कल आप लोगों का पेपर हुआ था, तो उसका वन लुक दिया गया है यहाँ पर, अभी एक मैम के द्वारा अच्छे से डिस्कस किया गया है। उसकी भी जो वीडियो है वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, ताकि कोई भी अगर सोशियोलॉजी वाला है वो जाकर यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए। दोस्तों, डेली डिस्कशन सुनने का फायदा क्या होता है वो आप लोगों को इस आर्टिकल से जानने को मिलेगा। ये आर्टिकल में लगभग 2 बार या फिर 3 बार से भी ज्यादा, मुझे लग रहा है 3 बार डिस्कस कर चुका हूं पिछले लगभग 10-15 दिनों के अंदर में। पर लेकिन जब भी मैंने डिस्कस किया है उसमें एक नए कुछ पॉइंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिले हैं। आज इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, शायद मुझे लगा है कि अब तक आप लोगों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो ये फायदा रहता है, अगर रेगुलर आप लोग बेसिकली एडिटोरियल पढ़ते हो तो आप लोगों को रिविजन तो होता ही होता है, उसी के साथ में बहुत सारे नए पॉइंट्स आप लोगों को जानने को मिलते हैं, और अलग अलग राइटर के पॉइंट्स भी आप लोगों को जानने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर। अगर एक आर्टिकल पढ़ के छोड़ दिया तो इसका मतलब कि एक ही राइटर के पॉइंट जाने। अब अलग अलग जब सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे और उन पॉइंट को इकट्ठा करके जब आप लोग एक अच्छा आंसर उतारोगे या फिर इंटरव्यू में जाकर बैठोगे, तो जो आंसर निकल के आएगा ना भाई साहब, वो किसी के साथ में मैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो सबसे बेस्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों को याद है मैंने डिस्कस किया था कि G20 की मीटिंग बड़ी शानदार तरीके से बैंड बाजा बारात के साथ में हमारे देश के साथ अंदर सक्सेस हुई। उसमें कई सारे मुद्दों पर बात की, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, अंडर डेवलपमेंट के बारे में बात करी, वेल्थ इनइक्वलिटी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स होते हैं अलग अलग देश के, वो सारी बातें हम लोगों ने उसके अंदर में डिस्कस की। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि उसके अंदर में अफ्रीका को ऐड कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन को। तो यानी कि उसके अंदर में G20 के अंदर में टोटल 19 कंट्री थी, प्लस यूरोपियन यूनियन था, अब अफ्रीकन यूनियन भी हो गया। तो 19 कंट्री प्लस 2 यूनियन अब G20 के अंदर में आप लोगों का ऐड हो गया है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा वनडे टाइप एग्जाम में, तो ऐसे एडिटोरियल से आप लोग क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अभी इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि चाइना नहीं था, मतलब चाइना था पर उसके प्रेसिडेंट नहीं थे, रसिया था पर उसके प्रेसिडेंट नहीं थे, पर उसके बाद भी ये जो मीटिंग हुआ ये बहुत ही शानदार आप लोगों को देखने को मिला। इस पे रसिया और यूक्रेन के जो रिलेशन है उसका कोई बादल नहीं मंडराया, रसिया और जो चाइना के बेसिकली चाइना और जो यूएसए के रिलेशन है उसके भी कोई बादल इसके ऊपर मंडराते हुए नजर नहीं आए। और इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बदतमीजियां चल रही है ना, तुम उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से डिसाइड करो, ना कि हमारे यहाँ पर दर पर आकर तुम यहाँ पर रायता फैलाओ। तो इसकी वजह से ये मीटिंग जो है बहुत ही फ्रूटफुल मानी गई, और इसी मीटिंग के अंदर में इंडिया, मिडिल ईस्ट, ये यूरोप कॉरिडोर की भी बेसिकली एक तरीके से नींव रखी गई। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो इसी से निकल कर आती है। इस पूरे जो कॉरिडोर को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोगों को कई सारे देश नजर आएंगे, ठीक है। अगर ध्यान से इस पूरे कॉरिडोर को देखोगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कौन कौन इस कॉरिडोर में है, तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कॉरिडोर लाया किस लिए गया था? ये कॉरिडोर लाया गया था ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, चाइना के डेट ट्रैप से लोगों को बचाया जा सके। ये इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का पूरा मुद्दा हुआ करता था।
पर लेकिन इस कॉरिडोर को जब यहां पर G20 के अंदर में इनोग्रेट किया गया तो कई सारे देशों को हमारे देश के द्वारा इनविटेशन भेजा गया। मतलब G20 के साथ में G20 तो थे ही, उनके बारे में तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, उसमें आप लोगों को G20 के अलावा भी और कई सारे देश देखने को मिले। जैसे कि G20 के अलावा नॉन G20 को जो हम लोगों ने यहां पर इन्विटेशन भेजा, उसमें यहां पर आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मैं भी सरप्राइज हो गया। उसमें आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा, इजिप्ट देखने को मिलेगा, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये इतने सारे देश जो हैं वो हम लोगों ने बुलाए। पर लेकिन इस पर्टिकुलर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में जो काफी अहम रोल प्ले करने वाला देश आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है इजराइल। इजराइल को इसके अंदर में इनविटेशन भेजा ही नहीं गया। तो यहां पर यही पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो यहां पर राइटर उठा रहे हैं कि इंडिया का बहुत ही प्यारा दोस्त है इजराइल, और फिर भी आप लोगों ने इजराइल को नहीं बुलाया। तो ये सोचने वाली बात है यहां पर। और इजराइल को काफी वीक पॉइंट भी बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का। रीजन क्या है? इजराइल की और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप जो है वो बड़ी बेकार है, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं तो उनका रिलेशनशिप नहीं टिक पाता है, ऐसे ही इन दोनों का शक है एक दूसरे को लेकर। अगर ये दोनों साथ में नहीं आते हैं तो भी ये कॉरिडोर जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। दोनों यूएसए के बहुत ही तकड़े वाले अलाई हैं, तो ये यूएसए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को साथ में लेकर आए। अब मुद्दा यहां पर यह है कि जब ये कॉरिडोर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट इंडिया को यूरोप के साथ में कनेक्ट करने की हिम्मत रखता है, इस कॉरिडोर में हम लोगों ने इजराइल को इनविटेशन न देकर गलत किया। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बातें भी, मतलब कुछ इसके ऊपर कई सारे एंकर जो थे बोल भी रहे थे कि आखिर इजराइल को क्यों नहीं बुलाया गया। तो देखिए ये एक तरीके से ना एक नया डिबेट डिस्कशन छेड़ने वाली बात हो जाती है। ठीक है, इजराइल की कई सारे देशों के साथ में बनती नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारा जो G20 का जो डिक्लेरेशन है वो सिस्टमेटिक वे में सबके सामने निकल कर आ जाए, क्योंकि अगर इजराइल आता तो एक नया मुद्दा आप लोग को और देखने को मिल सकता था। पर लेकिन इजराइल जो है अगर बात करें यहाँ पर, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के अंदर में, पर समिट के अंदर में इनवाइट नहीं था। तो ये कई लोगों के लिए पजल भी बन गया। ठीक है, कि यहाँ पर आखिर इसको क्यों लेकर नहीं आए। तो ये हमारी एक कूटनीति आप लोग बोल सकते हैं, ताकि हम लोग एक तरीके से इजराइल की एब्सेंस को भी हम लोग एक डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन की तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के प्रिंस भी थे मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं उनके बीच में जो आज के दिन में चल रहा है उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे उनके बीच में नॉर्मल चीजें हो जाएंगी तो फिर हम लोग चीजों को लेकर और आगे भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो राइटर उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं इजराइल के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही थी वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, क्योंकि यूएसए जो है आज की डेट में इजराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा परेशान है। तो वो भी नहीं चाह रहा था कि इजराइल के जो लीडर हैं यहां पर आए। पिछले 8-9 महीने से यहां पर इजराइल और यूएसए के बीच में कोई ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं देखने को मिला, और ना ही पब्लिक में कोई बातें आई। और अधिक अगर यहां पर चीजें आगे बढ़ती हैं तो चीजें नॉर्मल होती आप लोगों को नजर आएगी। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो अभी यहां पर काफी लंबे समय से एफर्ट लगाया जा रहा है, और पीस डे एफर्ट की बारे में बात की जा रही है, जिसमें कई सारे लोग साथ में मिलकर, यानी कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर में सऊदी अरेबिया, पार्टनरशिप अरब लीग, इन सारों ने इजिप्ट जॉर्डन के साथ में मिलकर बोला इजराइल को 2 नेशन थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यानी कि जैसे हमारे बेसिकली पाकिस्तान के बीच में बोला गया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान हो गया और हिंदू के लिए बेसिकली इंडिया हो गया, तो 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम लोगों ने बोला कैसे एक्सेप्ट कर ले यार 2 नेशन थ्योरी को, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान से कम मुसलमान हमारे देश के अंदर में थोड़ी ना है। मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ पर भी मुस्लिम भाई बहन है, अगर आप लोग देखो उनका भी ये देश है। तो हम लोग अगर बोलते पाकिस्तान मुस्लिम का हो गया तो ये तो डायरेक्ट बोलने वाली बात हो गई ना कि हम लोग अपने देश में अपने देश के जो भाई बहन मुस्लिम भाई बहन है उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो सीधी बात हो गई बोलने वाली। तो ये थ्योरी कोई एक्सेप्ट करने वाली थी नहीं, पर पाकिस्तान जो ये थ्योरी दे रहा था उस टाइम पर जिन्ना साहब। अभी फिलहाल के टाइम में बात करें तो इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। उनके दोनों के कोएग्जिस्टेंस के बारे में यहां पर बात की जाती है। ठीक है, तो यहां पर एम ये है कि पैलेस्तीन के जो लीडर हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि इजराइल को ये बोलना कि इजराइल नहीं है, इजराइल ये बोलता है उस रीजन में कि जो मैंने डायलॉग भी आप लोगों के लिए बेसिकली जो कल एक वीडियो अपलोड की थी कि जापान जो है वो हमारे साथ में खड़ा हो गया कनाडा के अपोज में। ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग था एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर ये डायलॉग बड़ा शानदार लगा, वो डायलॉग यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये बोला गया कि यू कैन इग्नोर मी, यू कैन लव मी, यू कैन इग्नोर मी, सॉरी यू कैन लव मी,
यू कैन फाइट यू बट यू कांट इग्नोर मी, कि मेरी एग्जिस्टेंस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं, क्योंकि इजराइल आज की डेट में एक बहुत ही एक पावरफुल देश के तौर पर उस एरिया में खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है जिसको कोई हिला नहीं सकता है। तो अब उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना ही पैलेस्तीन की मजबूरी बन गई है, और उसके सारे दोस्त जो उसके साथ में पहले झंडा गाड़ के चला करते थे, झंडा उठा के, वो भी कहीं ना कहीं अब साइड में होते हुए जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अरब और जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर इजराइल के साथ में पीस लेकर चले, तो ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मूवमेंट होगा यहाँ पर जब ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, वरना ये काफी वीक पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये आर्टिकल न्यूज में आ गया, तो एक नया एंगल आप लोगों को यहां पर जानने को मिल गया। वैसे बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की थी, अब ये एक तरीके से रिवीजन भी हो गया और एक न्यू एंगल इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को जानने को मिल गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये लगभग मैंने 8 से 9 महीने पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, जब यहां पर आसाम के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे उनको मर्ज कर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की गई थी, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर इसके बारे में बात की जा रही थी कि आसाम के अंदर में किस तरीके से जो सीट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में अभी फिर से यहाँ पर न्यूज़ में आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा कि 128th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर बनने की बात की जा रही है, ये अभी बिल है यहाँ पर, जैसे ही पास होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। इस नंबर का नहीं होगा, दूसरे नंबर का बनेगा, वो बताइए कौन से नंबर का बनेगा, हालांकि ये अभी आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके तहत हमारे देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन देने की बात हम लोगों ने की है महिला को, कि जो वुमेन है उनको 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो हमारे देश की असेंबली के अंदर में, स्टेट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल कर आ रही है वो आ रही है कि ये सारा काम कैसे किया जाएगा, यानी कि कितनी सीट किस एरिया में महिला को मिलनी है, यहाँ पर ये किस बेसिस पर आप लोग डिसाइड करेंगे और कौन इसको पर्टिकुलर इंप्लीमेंट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो उसी की जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो तब निकल कर आते हैं यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन, जिसको हिंदी में आप लोग परिसीमन आयोग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये काम क्या करता है? ये करता है कि कैसे हम लोगों को बाउंड्री फिक्स करनी है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था यार, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो है कोई सा और, ठीक है, और मैं वोट डालता हूं कहीं और जाकर, तो यहाँ पर मैं कई बार पूछता था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हालांकि इसके बारे में जो है, जैसे कि नहीं घर वाले जो है वो चीज़ों को उनसे कई बार हालांकि मैंने पूछा नहीं है, पर लेकिन जैसे यार दोस्तों के बीच में मैंने इसको डिबेट डिस्कस किया तो मुझे कभी क्लैरिटी नहीं आई उस तरीके से। मैंने कहा यार ऐसा कैसे होता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो यार कोई और है, मैं जाकर वोट किसी और उसमें डाल रहा हूँ, ऐसा कैसे, मेरा डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों नहीं डालता हूँ, बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे कैसे। तो यहाँ पर ये अब जाकर जब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी, फिर एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब समझ में आया कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट अलग चीज़ होती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग चीज़ होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो तब जाकर मिलेंगे, अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं वो किस बेस पर डिवाइड की जाती हैं। वो डिवाइड की जाती हैं कि पॉपुलेशन के बेस पर। देखो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम पॉपुलेशन है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉपुलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉपुलेशन हो गई तो ये समझिए, मान लीजिए बनारस से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो चुनकर आते हैं, अब बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए हो गई 5 लाख वोट, अब इसी के साथ में कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई पड़ोस में, वो कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, मान लीजिए गोरखपुर होगी, और गोरखपुर में से निकल कर आ रहा है 4 लाख वोट। तो यहां पर ये क्या होगा, जब रिप्रेजेंटेशन दोनों के जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर में, तो बनारस वाला जो पार्लियामेंटेरियन रहेगा वो तो ज्यादा ताकत हो गई, क्योंकि वो ज्यादा बेसिकली बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल कर आया, और गोरखपुर वाला छोटा हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वोटर्स की संख्या होती है वो आप लोगों को वहां पर इक्वल देखने को मिलेगी। ये फायदे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाएगा, जो पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा, तो वो सारे के सारे इक्वल होंगे पावर में। अभी आप लोगों को पता है नई बिल्डिंग का अनावरण किया गया हमारे देश के अंदर में, उसमें लगभग 800 से भी ज्यादा एमपी वहां पर होने वाले हैं। तो 800 के 800 जो एमपी जाएंगे उनकी वोट की पावर जो है वो आप लोगों को वहां पर इक्वल मिलती हुई यहां पर नजर आएगी। ये बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी चीज है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी क्या दिक्कत है, अभी यहां पर क्यों हम लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है बाउंड्री फिक्स करते हैं, यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन रहे इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए, और इसी के साथ में फेयर डिवीजन किया जाता है ज्योग्राफिकल एरिया का, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पर एडवांटेज न ले पाए, और वन वोट वन वैल्यू का सिस्टम रहता है, यानी कि मेरी वोट जो है वो यहां पर एक वैल्यू रखती है, जो आपकी वोट है उसके इक्वल आप लोगों को मेरी वोट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगी कि आप लोगों की वोट जो है वो ज्यादा ताकतवर है, मेरी वोट वो है कम ताकतवर है। ये पासपोर्ट थोड़ी ना है कि उसका पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर है, हमारा पासपोर्ट जो है कम ताकतवर है जब जापान के साथ में कंपेयर करते हैं, सिंगापुर के साथ में, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर वन वोट इक्वल टू वन वैल्यू, आपकी वोट भी वही इंपैक्ट डालेगी, किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की वोट भी वही इंपैक्ट डालेगी, कोई रिक्शा चलाने वाला है या सड़क पर कोई ठेली लगाने वाला है उसकी वोट की भी पावर जो है वही देखने को मिलेगी। यही सबसे ज्यादा ताकतवर आप लोगों को रूल देखने को मिलेगा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का। जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो कोई रंग और कोई राजा नहीं, सब इक्वल होंगे, लाइन में खड़े मिलेंगे वोट डालते हुए। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती हैं चीजें, तो ऑलरेडी हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 82 यानी कि 82वां जो आर्टिकल है यहां पर हमारे संविधान के अंदर में, उसमें डीलिमिटेशन कमीशन की बात की, डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू यहां पर यह निकल कर आता है, जिसी के बेस पर कि हर एक सेंसस यानी कि देश में जब भी जनगणना होगी हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर आयोग आएगा और ये बताएगा किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी नई सीट जो है वो ऐड हो गई है पार्लियामेंट की या फिर स्टेट असेंबली की। सर क्या झूठी बातें कर रहे हो, हमने तो कभी देखा नहीं, इतने तो बड़े हो गए, हमने आज तक नहीं देखा कि इस तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन मिलती है। यहाँ तो जितनी की जितनी सीटें दिखे जा रही थी उतनी की उतनी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब तक तो चेंज हुआ नहीं। ये फालतू की बातें क्यों पढ़ा रहे हो हमको, कुछ अच्छी बातें बताओ देखिए इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, बोला तो यही गया है आर्टिकल में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 82 और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए 170 आर्टिकल के अंदर में कि यहाँ पर हर सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड की जाएगी पॉपुलेशन के बेस पर लेकिन ये चीजें फिजिबल नहीं हो पाई, हर बार इनको चेंज करना और वो सारी चीजें, तो इससे काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर 1976 में एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आ गया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और उसने क्या किया, ये कब की बात की जा रही है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उसने बोला कि फिलहाल के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है वो 1971 के सेंसस यानी कि जनगणना के हिसाब से हम लोग लेकर चलते हैं और फिर आगे चलकर जो जनगणना होगी वो उसके बेस पर हम लोग लेंगे और इसको अब की डेट में हम लोग 2026 वाली जनगणना बोलते हैं। यानी कि जनगणना तो अभी यही होगी 2024 में जो कंप्लीट होगी, लगभग 24-25 में, देखो कब तक कंप्लीट होती है, पर डीलिमिटेशन कमीशन जो होगा वो 2026 में आएगा और उसके बाद में फिर यहां पर सीटों का बंटवारा होगा कि किस किस एरिया में कितनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है पॉपुलेशन के बेस पर। और जब वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इसी के बेस पर, अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने भी अपना बयान दिया कि इलेक्शन जो मूवमेंट को 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है वो 2029 से इंप्लीमेंट होगा, अभी इसके इंप्लीमेंट होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि अभी पहले जनगणना होगी देश के अंदर में, फिर यहां पर एक तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, वो बताएगा किस एरिया में कितनी वुमेन को कितनी सीट देनी है, उसके बेस पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहला जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये 1950 और 51 में लाया गया। क्यों, क्योंकि 1952 में तो फिर हमारे देश के अंदर में इलेक्शन होने थे, तो इसी के बेस पर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो 1952 जो है वो लेकर यहां पर आया गया। और ये आज नहीं, एक बार नहीं, 52 में आया, 63 में आया, 73 में आया, इस तरीके से चीजें यहां पर आप लोगों को आगे चलती हुई नजर आई और यहां पर फिर देखने को चीजें ये मिली कि यार ये फिजिबल नहीं है बार बार चीजों को चेंज करते रहना, तो इसलिए फिर इसको चलकर फिक्स कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ बैठेंगे कि यार बताओ इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर आप लोगों से पूछ ले कोई तो एक स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा बड़ी ही जल्दी आप लोगों का। एक तो ये दो आर्टिकल डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखना डीलिमिटेशन कमीशन सेंटर और स्टेट पर किस किस आर्टिकल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे निकल कर, ठीक है। अभी कंपोजिशन क्या रहती है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, जहां पर भी हम लोग इसके बारे में बेसिकली बातें करेंगे जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पावरफुल पोस्ट है, अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना ये अपने ही आप में बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल मुद्दा भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो, ठीक है।
फंक्शन क्या क्या रहते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में बातें करें। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ जो यहाँ पर बाउंड्रीज है या फिर नंबर ऑफ डिसाइड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन के बेस पर, ताकि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको इक्वल वोट मिले, वरना लोग लड़ पड़ेंगे यार उनको ज्यादा पावर दे रखी है, हमको कम पावर दे रखी है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन करेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉपुलेशन रिलेटिवली कितनी है और उनकी कितनी सीट होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहां पर अब आप लोगों को वुमेन के लिए भी देखने को मिलेगी कि वुमेन की कितनी एक तरीके से पॉपुलेशन है और उनके हिसाब से कितनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो भी इसी के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर जो कमीशन है उसके बारे में, तो मेजोरिटी जो है वो प्रिवेल करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया में बात करें तो हायर पावर बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, ये जिसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है कानून के थ्रू बेसिकली, ठीक है। और यहां पर इसको किसी कोर्ट के अंदर में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अगर ऐसा होगा तो फिर तो हो चुके इलेक्शन, वो मैटर कोर्ट में ही पड़ा रहेगा। पता चला 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आना है, कोई उसको लेकर कोर्ट में पहुंच गया, अब वो कोर्ट में पड़ा हुआ है 2040 तक का, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केस पड़े हुए हैं, उसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, दे लो रिजर्वेशन। तो इसीलिए यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहां पर कोर्ट के अंदर में नहीं जाएगा, जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल अथॉरिटी रहेगा और उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन और ये प्रक्रिया आप लोगों को बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को हल्के में मत लेना, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन ही यहां पर आगे चलकर चीजों को डिसाइड करेगा, उसी के बेस पर फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। अब जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इस आर्टिकल की जान लगा बेसिकली मुझे, क्योंकि ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये पहले भी आप लोगों को मैंने 1-2 बार पढ़ा रखी है, पर लेकिन रियलिटी में जो आप लोग बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि हालांकि कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है, पर लेकिन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोग क्या बताया कि आर्टिकल 82 जो है वो यहां पर आप लोगों का डिसाइड करेगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर में आप लोगों को यहां पर सीटों का बंटवारा करना है, और आर्टिकल 170 जो है वो डिसाइड करेगा किस तरीके से स्टेट के अंदर में आप लोगों को सीटों का बंटवारा करना है। अब एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके ऊपर स्टार लगा लेना बेसिकली आप, ठीक है। यह है आर्टिकल 1, यह है आर्टिकल 81, 81वां आर्टिकल है यहां पर। डिलिमिटेशन कमीशन का बंटवारा बेसिकली कैसे कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका वेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, पर इसी के साथ साथ में इसका जो वेट है वो यहां पर अलग अलग स्टेट भी करते हैं अलग तरीके से। कैसे तरीके से, हमारे देश के अंदर में जो स्टेट है उनको लोकसभा में जो बेसिकली सीटों का जो मिलता है एक तरीके से कितनी सीट मिलेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये आप लोग कैसे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा के अंदर में। तो इसकी वजह से जो सदर्न राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, जैसे कि केरला हो गया, जैसे कि दूसरे राज्य हो गए आंध्र प्रदेश हो गया, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल किया है। तो इसके चलते इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। तो जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको क्या देखने को मिली, लोकसभा में इनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई। सोचो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश राज्य अगर यहां पर तमिलनाडु होता तो यहां पर सबसे ज्यादा सीट जो होती है वो लोकसभा में तमिलनाडु की आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती। तो तमिलनाडु में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा होती, सब लोग जो है तमिलनाडु के बारे में बात करते, इलेक्शन होते कि सबसे पहले तमिलनाडु की वोट देखो कि जिस जगह तमिलनाडु बैठेगा उधर ही जो है पावर बनेगी। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इस चीज को लेकर जो खासकर वो राज्य होते हैं बड़े गुस्सा रहते हैं, और ये इस टाइम पर बड़े गुस्सा भी थे यार, पॉपुलेशन के बेस पर तुम सीटों का बंटवारा कर रहे हो एक साइड में तो, और दूसरी साइड में कह रहे हो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हो। तो हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, पर लेकिन तुमने क्या किया, तुमने पॉपुलेशन ज्यादा वाले राज्यों को ज्यादा सीट दे दी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको ध्यान में रखते हो 1976 में जो ये पॉपुलेशन के बेस पर बंटवारा था उसको रोक दिया गया, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो राज्य अपनी पॉपुलेशन कम कर रहे थे उनको एक इंसेंटिव के तरीके से यहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई, वरना वो पॉपुलेशन करने का कोई मोटिवेशन कम, उनके पॉपुलेशन बेसिकली कम करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता उनके दिमाग में अगर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती। तो पॉपुलेशन जो है वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर निकल कर आता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है, और ये आर्टिकल 81 होता है जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन कौन से मैंने बताए, आर्टिकल 82 बता दी यहां पर जो कि डिटेल में आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 170 बता दिया, और आर्टिकल 80 बेसिकली 1 बता दिया। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इन सब चीजों को देखता है उससे रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल हैं आप लोगों के लिए जिनके ऊपर आप लोग हल्का सा नजर डाल सकते हैं। ये सारे आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 हो गया, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 320,
7 आर्टिकल 328 और आर्टिकल 329। ये जरूर याद रखना। बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो यहां पर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कोई भी डाउट रखकर माइंड में नहीं जाना है। कोई भी कुछ काम हो रहा है ना ग्राउंड लेवल पर, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो रीजनिंग अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर आप लोग चीजों को एंजॉय करोगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं तो बताना, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल दिल से बताना। ठीक है ना दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाले टाइम तक, काफी लंबे समय तक आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। ये अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट भी हो जाता है तो उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। अब तो आ ही रहे हैं कि इंप्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा। आखिर ये मुद्दा इतना ज्यादा न्यूज में आया कैसे? ये मुद्दा न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे देश के जो बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो थे, उनके द्वारा भी पहले 1-2 बार जिक्र किया गया था कि यार देश के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। पर लेकिन मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा यहां पर यह हुआ कि उस टाइम पर तो किसी ने इसके बारे में ज्यादा बात की नहीं। बेसिकली पावर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया और बोला कि रिव्यू करो कि क्या हमारे देश के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं या फिर नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को यह देखने को मिलेगी, जब हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार हमारे देश में देखने को मिल रही है कि इससे पहले कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते ही नहीं थे। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, हमारे देश में जब पहली बार इलेक्शन की बात की गई थी तो वो थी 1952 में। 1952 में जब इलेक्शन की बात की गई तो क्योंकि देश जो था वो नया नया आजाद हुआ था हमारा उस टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही आप लोगों को देखने को मिला करते थे। यानी कि सारे हमारे देश के जो राज्य थे उनके साथ में मिलकर सारे जो सेंटर के इलेक्शन के साथ में सारे राज्यों के इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिला करते थे। यानी कि स्टेट और सेंटर के जो इलेक्शन थे वो एक साथ में हुआ करते थे स्टार्टिंग से ही। पर लेकिन जैसे जैसे हमारे देश के अंदर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें चेंज होनी स्टार्ट हुई, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से स्टेट के अंदर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, सेंटर के अंदर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, या फिर सेंटर में जब कोई और पावर में आ गया, स्टेट में कोई और पावर में आ गया, तो उन्होंने स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको बर्खास्त कर दिया, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर कि हाँ इसने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। तो इसकी वजह से देश के अंदर में अनजाने टाइम पर अलग अलग टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने लगे। आप लोगों को पता होगा आज की डेट में भी करंटली अगर बात करें, जैसे अगर मैं आप लोगों से बताऊं, अभी आंध्र प्रदेश हो गया, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी के साथ में उड़ीसा हो गया, इसी के साथ में सिक्किम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, ये वो पर्टिकुलर राज्य हैं जिनके इलेक्शन जो हैं वो लोकसभा के साथ ही हो रहे हैं आज की डेट में भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीज होने जा रही है कि जो आज तक आप लोगों को नहीं देखने को मिली। तो जो यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2018 में बोला कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो पब्लिक मनी को हम लोग सेव कर पाएंगे, इसी के साथ में यहाँ पर रिड्यूस कर पाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बर्डन आता है। आप लोगों को पता है, मूवी देखिए अभी जवान, उसमें इलेक्शन के मुद्दे को उठाया गया। ईवीएम वोटिंग मशीन इतनी सारी इकट्ठी कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो सारे काम करना, तो काफी ज्यादा टफ पड़ जाता है जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि एक साथ ही अगर इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे, 5 साल के लिए सरकार चुनकर आ जाएगी, वो जनता के फेवर में काम करेगी और अच्छे से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और देश के अंदर में सब जो है हैप्पी यानी कि खुश रहेंगे। पर लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं यारो। ऐसा नहीं कि जो बोल दिया वो कर लिया और वही हो गया। डिसाइड तो आप लोगों ने भी किया था, न्यू ईयर आया था तो हम लोगों ने अपना नया रिजोल्यूशन बनाया था। बताइए कोई ऐसा है गिना चुना जो आज की डेट में भी अपना जो रिजोल्यूशन बनाया था वो फॉलो कर रहा है? यस या फिर नो? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कमिटमेंट टूट जाते हैं, डिसिप्लिन के सामने घुटने टेक देते हैं कई बार कई सारे कमिटमेंट। तो ये आसान नहीं होता है। तो इंसान को अपने आप को थोड़ा सा, वो नहीं कहते कि दृढ़ बनाना होता है, अपने आप को थोड़ा टफ बनाना होता है कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए, यार ये चीजें जो हैं वो फॉलो करनी है, तब जाकर आप लोग पूरा कर पाते हो। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर यहां पर कमिटमेंट हो गया, इस तरीके से दृढ़ कमिटमेंट हो गया कि इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट होता हुआ आप लोगों को यहां पर ये नजर भी आएगा हर एक लेवल पर उसके लिए संविधान के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करो किसी पर्टिकुलर स्टेट असेंबली में जिसमें अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, उसको डिसोल्व करना पड़ेगा। आगे फिर फ्यूचर के अंदर में ये प्रोविजन करना पड़ेगा
कि कोई भी असेंबली जो है वो बीच में डिसोल्व ना हो, या तो कोई और पावर में आए, या फिर उसके लिए कोई और प्रोविजन लगाया जाए, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगा के छोड़ दिया। पर बोला यह गया राइटर के द्वारा कि अगर हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगा के छोड़ देंगे तो यार ये अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इंसान रूल कर रहे हैं वहां पर, बेसिकली गवर्नर, जो कि सेंट्रल सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड इंसान तो वही नहीं है। तो ये काफी लार्ज स्केल पर कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोग फॉलो करते हुए नजर आएंगे। राइटर तो यहां तक बोल रहे हैं कि एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। यूएसए में आज की डेट में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते हैं अगर ढंग से देखा जाएगा। 2020 में यूएसए के इलेक्शन हुए थे, अभी 2024 में यूएसए के इलेक्शन हुए, उससे पहले 2016 में यूएसए के इलेक्शन हुए थे। तो 4-4 साल के गैप पे यूएसए के अंदर में इलेक्शन होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, अगर यूएसए के अंदर में प्रेसिडेंट किसी तरीके से हट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पावर में आता है। वो जब तक कि यहां पर 4 साल पूरे ना हो जाए तब तक वही काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो इससे एक स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक स्टेबलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यार कल को ये छोड़ के भागे, टूट गया फूट गया तो क्या होगा, तो वो चीजें आप लोग यहां पर माइंड से निकाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अब यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से बात करूं, पॉलिटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को वहां पर स्टार्टिंग में ही कई बार देखने को मिलता है, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है, कैसे कैसे चीजें हैं। तो ये सारी बड़ी ही बेसिक सी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों का पॉलिटी का रिवीजन जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊंगा, मुझे याद है, टेंशन मत लेना। उसको 1 अक्टूबर से हम लोग लेकर चलेंगे, यानी कि नया महीना जब स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी का रिवीजन आप लोगों का साथ में लेकर चलेंगे। आप लोगों को बताऊंगा रेगुलरली कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को कवर करना है, और उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाया करेंगे नेक्स्ट डे, जिनका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न हम लोग फॉलो करते हुए अच्छे से चलेंगे, ताकि आप लोग चीजों को बैलेंस वे में लेकर चल पाओ, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यहाँ पर, उसमें जो आप लोग देखोगे तो पावर जो होती है वो एक तरीके से ज्वाइनिंग ऑफ द पावर जो होती है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द पावर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्टेड जो लोग हैं वो लेजिस्लेट का काम करते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में बैठकर। पर लेकिन यहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट अपने आप चुनता है। मतलब के तौर पर आप लोग सोच के देखो, एक आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अपने देश में हम लोग, मान लीजिए आज के डेट में हम लोग की प्रेसिडेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रेसिडेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और ये मान के चलो कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो देश के प्रेसिडेंट है, मान लो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, अलग तरीके से थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर मोदी जी देश के आज की डेट में प्रेसिडेंट हो गए तो यहां पर मोदी जी के हाथ में अब क्या पावर आ गई। अभी जैसे कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, स्मृति ईरानी जी हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ये क्या है, ये यहां पर हो गए इलेक्टेड मेंबर, यानी कि इनको जनता के द्वारा चुनकर जो है वो पावर में लेकर आया गया है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर में बैठेंगे और ये लोग लेजिस्लेट यानी कि कानून बनाने का काम करेंगे। पर लेकिन दूसरी जो आम यानी कि दूसरा जो हाथ देखने को मिलेगा हमारे प्रेसिडेंट का, वो होगा एग्जीक्यूटिव का। यानी कि जो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को ये सारे मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर लेकर आए गए हैं, फिर इनके हाथ में कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ये ओनली यहां पर इनके हाथ में वो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं देखने को मिलेगी। वो एग्जीक्यूटिव पावर क्या करेंगे, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई इंसान मार्केट में ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा है, अजीत डोभाल उनको काफी अच्छे लगे, ठीक है, उनको उन्होंने उठाकर होम मिनिस्ट्री दे दी अलग से, ठीक है। कोई और पर्टिकुलर पर्सन आया मार्केट में, कोई उनको अच्छा लगा, उसको जैसे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन साहब, उनको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। तो ये क्या होगा, ये अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनेंगे। यहां पर जब कानून बनाने वाले जो लोग रहेंगे वो अलग रहेंगे, और यहां पर जो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव यानी कि उनको इंप्लीमेंट करने वाले लोग जो रहेंगे वो अलग रहेंगे। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, जिनको हम लोग वोट देते हैं, जो चुनकर आते हैं, वही लेजिस्लेट यानी कि कानून बनाते हैं, वही एग्जीक्यूट यानी कि इसको इंप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट उस लेवल पर नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेंबर ऑल्सो द लेजिस्लेटिव, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, ज्वाइनिंग पावर तो हो गई, अभी यहां पर यही काम वो करते हैं, कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव भी करते हैं। ये क्लियरली सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर बोला गया, यानी कि अलग अलग पावर है दोनों की, ठीक है।
पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करती है अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर बात करेंगे, ठीक है। और हेड जो है वो कैन बी वोटेड आउट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। आप लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे जाइए, जैसे कि आज की डेट में अगर देश के अंदर में इलेक्शन होते हैं तो आप लोग किसको वोट देते हो? आप लोग किसको वोट देते हैं बताइए, ध्यान से सोचिएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग बोलेंगे हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, हम लोगों ने इनको वोट दिया, उनको वोट दिया। रियलिटी में आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दिया है। वाराणसी यानी कि बनारस के अंदर में एक पर्टिकुलर पर्सन ने आकर अपना पर्चा भरा और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद साहब हैं उनको आप लोगों ने वोट दिया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है। जब सारे देश के अंदर से अलग अलग जो एमपी यानी कि सांसद जो हैं वो चुन चुन कर आए, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए, सारे के सारे सांसद, अब उन सांसदों ने मिलकर अपना लीडर चुना। अब ये जो लीडर चुना, इस लीडर को आप लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हो। ये कोई भी हो सकता है, यानी कि आप लोगों ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना। हो सकता है कल को चलकर जो है किसी और इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना देते, तो ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में चुनना है सांसद सेंटर के लेवल पर और विधायक जो है स्टेट के लेवल पर, जिसको आप लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो। तो ये बड़ा ही क्लियर कट डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले तो याद रखिएगा। ये आप लोगों को हमारे देश के अंदर में देखने को मिलेगा, पर यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही लोग चुनते हैं, प्रेसिडेंट को ही वोट देते हैं। जिसको वो वोट देंगे वही इंसान जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा कि हाँ ये इंसान है और यही हमारा प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो ये सिस्टम आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में यहां पर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, अपोजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करती है कई बार गवर्नमेंट को। पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास में लेस पावर है अगर देखने को मिले, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो जो चुनकर आती हैं वो ओनली यहां पर लेजिस्लेचर का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। इंप्लीमेंटेशन का काम किसके पास में रहता है? वो रहता है एग्जीक्यूटिव के पास में। और एग्जीक्यूटिव कौन करता है अपनी लेकर तैयार? वो करते हैं प्रेसिडेंट। अभी तो पता है आप लोग यहां पर, तो प्रेसिडेंट जो है वो रियलिटी में सरकार चला रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है सरकार चलाने की। तो जब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है सरकार चलाने की, तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो काफी कम बनाया जाता है, यानी कि ना के बराबर प्रेशर रहता है। वो अपनी बेसिकली जो गड्डी है, उसकी जो लगाम है उसके घोड़े की, वो अपने हिसाब से दौड़ाता है उसको। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को जब डिस्कस किया गया तो राइटर जो है यानी कि जो ऑथर है यहाँ पर इस आर्टिकल के, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा तो ही यहाँ पर इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियस हम लोग इंप्लीमेंट करना जो है आसान रहेगा। और हमारे देश के अंदर में ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ भी होने वाले हैं। हमारे संविधान को एक पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जिसके चलते ये एक तरीका काफ़ी टफ प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में हम लोग जंप करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तभी जाकर इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा आसानी रहेगी ग्राउंड लेवल पर। अब ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो भी पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो भी सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को आसानी से आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। SLV पीडिया के नाम से टेलीग्राम है, उसका लिंक वीडियो के नीचे है, जाकर भी आप लोग चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश में सारे नोट्स अब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाया करेंगे बड़े ही आसान शब्दों में। टीम जो है उसको लगभग 12 या फिर 1 बजे तक आप लोगों को वो सारे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा आप लोगों के पास में, आप लोगों के पास में जो PDF कोड होने का बर्डन भी आप लोगों को खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन रहेंगे, ऐसा नहीं कि PDF नहीं मिलेगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन रहेंगे। जैसे ये सारी चीजें होगी जो भी मैं यहाँ पे करूंगा डिस्कस। बाकी जो पूरा आर्टिकल है उसका जो जिस्ट होगा, जो आप लोगों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कभी भी कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी टेलीग्राम पर। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आसानी से आप लोग अपने पास में भी रख पाएंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वो चार्ज जो है वो आप लोग के जो कोर्स चल रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उसके नोट्स वाला चार्ज है, वो एक अलग चार्ज है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज पेमेंट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी बार बार बोलोगे सर इसके लिए कॉस्ट क्या है, कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 5 जो है संविधान के अंदर में, जब आप लोग जाओगे यहाँ पर, उसके अंदर में हम लोग बात करते हैं द यूनियन के बारे में, यानी कि यूनियन के बारे में लिखा हुआ है। और चैप्टर 1 जब आप लोग उसका जाकर खंगालोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। इसी के साथ में जब चैप्टर 2 में आप लोग जाओगे, सेकेंड चैप्टर 3 में आप लोग जाओगे, वहां पर बात की जा रही है लेजिस्लेचर के बारे में
कि लेजिस्लेटिंग पावर ऑफ द जो प्रेसिडेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में पार्ट जब आप लोग 6 के अंदर में यहां पर जाओगे, उसके अंदर में आप लोगों को स्टेट के साथ में सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। चैप्टर 2 में आप लोगों को वहां पर एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा। आर्टिकल 153 से लेके आप लोगों को 167 तक का आप लोगों को वहां पर चीज देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में ये यहां पर गवर्नर से रिलेटेड बातें भी की जा रही है चैप्टर 4 के अंदर में, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पावर ऑफ गवर्नर। तो ये सारी चीजें फिर जो है वो चेंज होती नजर आएंगी। यानी कि संविधान का बहुत बड़ा स्वरूप जो है वो आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये नहीं कि बस बोल दिया हाँ चेंज हो गई ठीक है। तो यहां पर ये सारा सिस्टम आप लोगों को यहां पर चेंज करना पड़ेगा अगर ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो रिक्वायर करेगा अमेंडमेंट करने के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि उसको इंप्लीमेंट करने का जो बेसिक तरीका होगा वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को ही लेकर आप लोग ढंग से लेकर चल पाओगे अगर उसको देखा जाए ढंग से, क्योंकि वहां पर जो है स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, 4 साल तक चल रही है यूएसए के अंदर में, बीच में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट्री फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो रोज आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब यहां पर राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं जो आप लोगों को सुनकर कुछ नई नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। यहां पर आर्टिकल के अंदर बड़ी प्यारी बात यहां पर बोली गई है। हमारे देश के अंदर में 1973 में क्या हुआ था, केशवानंद भारती का केस निकल कर आया था और उस केस के बाद में हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यानी कि एक बेस है हमारे संविधान का, वो आप लोगों को नहीं हिलाना है। अगर उसको हिलाओगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाहुबली बनकर आएगा और बोलेगा कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, अब दूर रहना। तो इसमें यहां पर ये बोला है राइटर ने कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर में उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना जा सकता। बस हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो है बेसिकली कि डेमोक्रेसी जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हो। यानी कि डेमोक्रेसी जो हमारे देश के अंदर में है उसको आप लोग बोल सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को आप लोग नहीं बोल सकते कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। रीजन यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हम लोग बोलेंगे यहां पर तो इसका मतलब तो ये होगा कि एक तरीके से यूएस से जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, अगर आप लोग ऐसे बोलकर चलोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो यहां पर डेमोक्रेसी तो दोनों में रहेगी, यहां पर चाहे पार्लियामेंट्री हो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होगा इसमें। अगर कई सारे लोग बोले कि ये चेंज होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होगा अकॉर्डिंग टू अगर राइटर के व्यू के हिसाब से हम लोग चले, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में भी डेमोक्रेसी होती है और यूएसए एक डेमोक्रेसी है। एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे राइटर की यहां पर लगी, उन्होंने ये बोला कि नॉर्मली जैसे हमारे देश के अंदर में हम लोग वोट तो डालते हैं कि हाँ ये हमारे प्रेसिडेंट हो गए, बेसिकली ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उनको हम लोग वोट नहीं डालते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में अच्छी बात यहां पर ये होती है कि लोग जिनको वोट देते हैं वही वहां पर उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाकर बैठते हैं। यानी कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड जो लोग होते हैं वो यहां पर एक तरीके से हेड करते हैं। और यहां पर स्टेट के अंदर भी आप लोगों को यहां पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में जबकि ऐसा नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर में जो आप लोगों को ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्टेड नजर आएगी, क्योंकि जब भी वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वोट मांगने आएगा तो डायरेक्टली लोगों के साथ में वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि आसानी से आप लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में अगर कन्वर्ट कर देते हो तो बहुत ही ईजी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है यहां पर हमारे देश के अंदर में, जैसे यहां पर ये कमेटी बनाई यहां पर, और इसको लिए कई सारे लोग तो इसलिए भी बोल रहे हैं यहां पर कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो अपोजिशन है उसने जो एनडीए वाला सिस्टम क्रिएट किया है, तो उसको यहां पर सबक सिखाने के लिए यहां पर सरकार जो है अभी कई सारे स्टेप उठा रही है, जिसके चलते यहां पर उसको साइड में करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को बता दूं, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बोला गया था कि आर्टिकल 356 हमारे संविधान के अंदर में ये डेड लेटर रहेगा। यानी कि ये ऐसा रहेगा कि संविधान में है भी या फिर नहीं भी है, ये एक ही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। हमारे देश के अंदर में इतने लार्ज स्केल पर इसको इस्तेमाल किया गया जिसकी कुछ हद नहीं है, अलग अलग असेंबली को पावर से हटाने के लिए। तो इसकी वजह से यहां पर ये अगर कल को ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो ये रियलिटी में अब डेड लेटर बन जाएगा। अगर कल को यहां पर एक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के साथ साथ में यहां पर आप लोगों को बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला फंडा अगर साथ में आ गया, तब ये आर्टिकल जो है आप लोगों को डेड लेटर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो यह है भी कई सारे स्टेट के अंदर में देखने को मिला कि इलेक्टेड होकर तो कोई और आया पावर में, गवर्नमेंट जो है बनाई उनके द्वारा, और फिर यहां पर बहुत सारे लोगों को तोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में उनको मिला लिया गया, और उसके बाद में फिर वो टूटा हुआ जो पोर्शन है वो यहां पर सरकार चलाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।
सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर पहले कर्नाटक में देखने को मिली थी, अभी रिसेंटली आप लोगों को वही कंडीशन आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिली। तो ये काफी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि लोगों ने जिनके ऊपर ट्रस्ट कर कर जिनको पावर में लेकर आए थे, वो लोग जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में बन जाते हैं, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी ताक पर लगा दिया जाता है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बार बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो इनको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई भी डाउट मन में हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। और इसी के साथ में जैसा मैंने बताया आप लोगों को, इसके सारे के सारे नोट्स जो हैं वो SLV PDF पर आप लोगों को मिलेंगे, तो उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और उसको जरूर ज्वाइन करिए आप लोग यहाँ पर, ताकि आप लोग सारी चीजें जो है अच्छे से अपनी लाइफ में लेकर चल सकें, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें, तो आई होप कि आप लोगों के मन में डाउट नहीं होगा अब, ओके। दोस्तों, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कल्चरली डेवलप कंट्री आप लोग बोल सकते हो, और इतना रिच कल्चर है हमारा कि आज की डेट में अगर दुनिया भर में आप लोग विजिट करोगे, जितनी ज़्यादा भाषाएं और जितनी ज़्यादा सिचुएशन हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग खाना, अलग अलग रहना, अलग अलग पहनना, हमारे देश के अंदर कल्चर जो है वो नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कल्चर का पोर्शन अक्सर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, और सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, सारी चीज़ें रटनी भी नहीं है। तो देखना कौन सी चीज़ें जो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज़ में आ जाए। जैसे ऐसी एक न्यूज़ निकल कर आई, ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर की गई और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। तो यहाँ पर फ्रांस के एक टूरिस्ट थे जिनकी जान चली गई फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर फोर्ट है यहाँ से गिरकर उसकी जान चली गई। तो जो आगरा के DM है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इसके लिए सेपरेट इंक्वायरी की जाएगी। अब ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि किस देश के नागरिक की जान चली गई, गिरकर यहाँ पर मर गया, पर लेकिन उस इशू की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो न्यूज़ में आ गई। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर निकल जाएगा, और वो भी इंटरनेशनल इशू बन गया, क्योंकि इंटरनेशनल कोई नागरिक गिरकर मर गया, और इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। अगर कोई टूरिस्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में आता है और उसकी जान चली जाती है, तो टूरिज्म पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब हो सकता है उसकी खुद की गलती हो, क्या है वो इंक्वायरी में पता चलेगा, या फिर कुछ और रीजन की वजह से जो भी है। पर 61 ईयर ओल्ड फ्रांस टूरिस्ट जो है वो रिसेंटली अभी यहाँ पर उसकी जान चली गई, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा जो है वो देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, जिसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। ये मुगल हेरिटेज है यहाँ पर। आप लोगों को पता है पहले दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद में आप लोगों को मुगल रूल देखने को मिला हमारे देश के अंदर में, जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश पे रूल किया गया, और उसका इम्पैक्ट आप लोगों को हमारे देश की लैंग्वेज में, हमारे देश के खान पीन में, हमारे देश के जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है उसमें भी देखने को मिलता है। ये सारा आप लोगों ने बेसिकली एंसेंट हिस्ट्री से लेके जब मॉडर्न तक आप लोग पढ़ोगे, तो कल्चर का पार्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर बात करें, ये आगरा का ताजमहल जानते हैं ना, वर्ल्ड फेमस है, जो दुनिया में 7 अजूबे हैं उनमें से एक आगरा का ताजमहल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इससे 37 किलोमीटर दूर है, और ये इंक्वायरी की बात की किसने, ये DM है आगरा के उसने। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है आगरा के अंदर में आता है, ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो यहाँ से ये बात आप लोग बोल सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है मुगल एम्परर अकबर, जो कि एक काफी शानदार राजा माने जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये एरिया जो है वो फाउंड किया गया, जो कि लगभग 1569 में इनके द्वारा ये फाउंड किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई इंसान कोई नई नई चीज़ बनाता है, कोई नई नई चीज़ उसको मिल जाती है, तो उसका बड़ा ध्यान रखता है। उसी चीज को ध्यान रखते हुए मुगल एम्परर ने इस पर्टिकुलर रीजन को 1571 से लेके 1585 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 14 साल जो है ये मुगल साम्राज्य की कैपिटल भी रहा। पर लेकिन जब मैं इसको पढ़ा करता था, जब एग्जाम दिया करता था उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा था उस टाइम पे भी ये जानकर कि यहाँ पर कैपिटल रीलोकेट क्यों की गई थी, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है उसका इशू काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिला था। यानी कि आज की डेट में नहीं पानी की प्रॉब्लम ओनली, उस टाइम पर भी आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिला करती थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें इसका नाम दर्ज किया गया 1986 में। थोड़ा सा याद रखने के लिए आप लोग देख लेना कि कैपिटल जो है उसको रीलोकेट किया गया कब, दिल्ली के अंदर में, यहां से वो किया गया 1586 में। तो 15 की जगह 19 आ गया, 86 ही रह गया। तो ऐसे इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं।
हमारे देश के ऊपर इतने सारे राजा रजवाड़ों ने, अलग अलग सल्तनत ने रूल किया है, जिसकी वजह से इतनी डिफरेंट कल्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए हमारी जो कल्चर है, अगर यहाँ पर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली स्ट्रक्चर बनी है उसमें ब्लेंड है पर्शियन, इंडियन और जो सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेनली यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है वो है, इसको बनाया गया है रेड स्टोन, यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है जो लाल कलर का, उससे इसको बनाया गया है। और ये जो फोर्टिफिकेशन जो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये एनक्लोज है बाई 11 किलोमीटर फोर्टिफिकेशन वॉल, जो न्यूमरस गेटवे आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, पर लेकिन इसमें आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में पूरा किला बनाया गया है यहाँ पर, ये ठीक है, जो जिसको आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो न्यूज में आया है, तो बैक एंड इन्फॉर्मेशन से अगर पूछ जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा राजा जिसको लगता है कि हाँ यार ये राजा काफी कुछ करके गया, उसका नाम बताइए, देखता हूं कौन बताता है। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर होने जा रही है। आप लोगों को पता है कि स्कीम आप लोग के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट फॉर पीएम किसान स्कीम के लिए। तो चैटबॉट क्या होता है? ये एक तरीका, एक रोबोट आप लोग बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप लोग जिससे बातें कर सकते हैं, आप लोग कुछ बोलो उधर से रिप्लाई आएगा। नॉर्मली किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे आप लोग उसको खोलते हैं तो वहां पर नीचे एक पॉपअप खुल के आ जाता है और आप लोग अपनी बातें लिखते हैं तो वहां पर उधर से रिप्लाई आता है। तो वो वाली बातें यहाँ पर की जा रही है। तो अभी बात की जा रही है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तरीके से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे देश की स्कीम थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना थी, तो उसके लिए यहाँ पर ये न्यू दिल्ली में रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, मतलब एक तरीके से ये क्या फायदा इसका देखने को मिलेगा, तो ये गाइड करेगा बेनिफिशियरी को जो भी एक इस किसान की स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और ये वही स्कीम है, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, 2019 में आप लोगों को याद होगा इलेक्शन से जस्ट पहले यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि हर एक किसान को यहाँ पर बेसिकली 6,000 रुपए दिए जाएंगे पर ईयर, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट 3 यहाँ पर किसानों के अकाउंट में पहुंचेगी। तो उसी स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर जो ये जो चैटबॉट, जो रोबोट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, ये उसी स्कीम को किसानों तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा। तो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर एक स्टेप, ये फाउंडेशन एंड द इसी के साथ में भाषिनी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेवलप किया गया यहाँ पर इसके थ्रू, और इसी के साथ में फर्स्ट एआई चैटबॉट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटीग्रेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की स्कीम के साथ में। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक डीएम थे, पता नहीं किस पर्टिकुलर स्टेट से थे, वो पब्लिकली आकर फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिए कि यार इतनी स्कीम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, हमारी समझ में खुद नहीं आती है, तो बेसिकली किसको समझ में आएगा। कई सारी स्कीम तो ऐसी पड़ी रहती है कि लोगों को पता भी नहीं रहता है कि सरकार की स्कीम भी है कोई ऐसी। तो कम से कम स्कीम रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए तो ज्यादा फायदा है। अलग अलग ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी, पता नहीं कैसी कैसी अलग अलग सेक्शन की लॉन्च कर दी दुनिया भर की, तो कोशिश करो कि सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लोगों के लिए, जिनके लिए लॉन्च की गई है, उसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो इससे किसानों को एम्पावर किया जाएगा और यहाँ पर एक्सेसिबल एक तरीके से थ्रू द पीएम किसान मोबाइल ऐप भी रहेगा। ये प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, पेमेंट कब आने वाली है, और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल। तो ये काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। बाकी अगर पीएम किसान स्कीम के बारे में कुछ बेसिक बातें की जाए आप लोगों से, तो याद रखना सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ये याद रखिएगा। यानी कि कंप्लीट ये पैसा जो निकल कर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इसका पॉजिटिव साइड मानी जाती है कि स्टेट पर इसका कोई बर्डन नहीं है। लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फरवरी में लॉन्च कर दी गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को पता है आगे चलकर मार्च में ये बेसिकली वो इलेक्शन आएंगे तो आचार संहिता लग जाएगी, तो कुछ लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो ये लोक लुभावनवाद की भी स्कीम बोली गई थी उस टाइम पर। जो कांग्रेस थी वो बोल रही थी हम लोग क्या करेंगे, ये 6,000 दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6,000 रुपए महीना देंगे, मतलब 12 महीने में 72,000 रुपए हम लोग देंगे यहाँ पर, ना कि हम लोग 6,000 रुपए साल के देंगे। तो उनके द्वारा ये बातें यहाँ पर बोली गई थी। ये 3 इंस्टॉलमेंट में जाता है। पेमेंट जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होता है। मोबाइल ऐप इनोवेशन जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, फेस किया जाए ताकि एक तरीके से फीचर किया जाए ताकि आसानी से फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि जिस इंसान को मिल रही है उसी इंसान तक वो जा रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट की स्कीम लोगों तक पहुंचाना। तो ये माना गया कि इस स्कीम से लगभग 12 करोड़ लोगों तक ये स्कीम पहुंची, 12 करोड़ किसानों तक ये माना गया, और जिसमें लगभग 75,000 करोड़ के करीब यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके लिए पैसा दिया गया था, और अब ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पर चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये अभी इसमें और चीजें ऐड कर दी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछे तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है।
दोस्तों जल्दबाजी में कई बार हम लोग एग्जाम के अंदर में कई सारी गलतियां करके आते हैं, ठीक है। ऐसी एक गलती जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तब मुझे देखने को मिली। इंटरनेशनल न्यूज़ है यहाँ पर लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा नहीं एक तरीके से ओवरव्यू इसका ले रहा था, तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैंसिल फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। तो मुझे लगा यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसर। मैंने कहा कैंसर फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि कौन कैंसर के पेशेंट आ गए म्यांमार बॉर्डर के आसपास में। तो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा, पर फिर मैंने देखा, मैंने कहा कैंसर नहीं कैंसिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर में जितनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जितने लंबे समय से लगभग 2 साल आप लोग पूरे कर चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अब तक भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अपना पावर से बाहर है, और यहाँ पर जो लीडर हैं वो जो इलेक्टेड लीडर थे मैक्सिमम जेल में पड़े हुए हैं। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं लोकल वहां पर हमारे देश के अंदर में आकर बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर आर्मी का रूल चल रहा है। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने सेंटर को बोला है कि जो फ्री मूवमेंट वाला फंडा है दोनों बेसिकली देश के बॉर्डर पर, इसको यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को, तो हमारे देश के 4 राज्य हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग ढंग से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए, एक तो हो गया यहाँ पर मिजोरम, एक हो गया मणिपुर, एक हो गया नागालैंड, और एक हो गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बॉर्डर टच करते हैं किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है। ये मत देखना, ये बांग्लादेश का पोर्शन है, ये त्रिपुरा नहीं करता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो चारों के चारों राज्य के नाम मैंने बताए, क्वेश्चन छोटा सा है, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा राज्य है बेसिकली म्यांमार के साथ में टच करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। हालांकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं ये, फिर ये पार्टिसिपेट करिए, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली बोला कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अर्ज करती है, यानी कि रिक्वेस्ट करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री से कि कैंसिल कर दी जाए फ्री मूवमेंट जो यहां पर चल रहा है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। तो इसको कंप्लीटली एक तरीके से रोक दिया जाए, ये बोला गया है। आखिर ये कौन सा मूवमेंट है जिसके बारे में ये लोकल चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं हमारे देश के? ये है फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसको शॉर्ट भाषा में FMR आप लोग बोलते हो। ये FMR जो है एक तरीके से जो लोकल कम्युनिटी बॉर्डर के दोनों ओर रहती है, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्टार्ट किया जाता है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो अलाउ किया जाता है जो हिल में यानी कि पहाड़ियों में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है दोनों साइड में, वो एक दूसरे के साथ में ट्रेवल कर सके, मिल सके, लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक एक दूसरे की साइड में जा सके। ये इंडिया और म्यांमार के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसके लिए 1 साल का आप लोगों को बॉर्डर पास लेना पड़ता है, और वो बॉर्डर पास एक बार मिल जाता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो अगर आप लोग क्रॉस करते हैं तो 2 वीक पर विजिट आप लोग जा सकते हैं, यानी कि एक बार गए 2 वीक रुक गए, फिर आगे, फिर गए, फिर 2 वीक गए, इस तरीके से यहाँ पर विजिट आप लोग कर सकते हैं। ये क्यों इंप्लीमेंट किया गया? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा देश जो है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं हम ईस्ट की साइड में अपनी कनेक्टिविटी करें। तो इसके चलते जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर हम लोगों ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। तो 2018 में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाया। तो ये एक तरीके का ज्वाइंट एफर्ट है यहाँ पर बोथ गवर्नमेंट के द्वारा, जो यहाँ पर इसी के साथ में फॉर द पीपल लिविंग बेसिकली इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। अभी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की अगर आप लोग लेंथ करेंगे काउंट, तो यहाँ पर 1643 किलोमीटर की लेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो स्टेट है यहाँ पर हमारे जो कनेक्ट करते हैं वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और जियोग्राफिकली अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये आप लोग को हमारे देश के साथ में बेसिकली नॉर्दर्न जो टिप पॉइंट है विद चाइना के साथ में, और सदर्न टिप पॉइंट जो है वो बांग्लादेश के साथ में, इसकी आप लोगों को कनेक्ट आएगी। यहाँ पर देखो म्यांमार इधर चाइना से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर नीचे बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट कर रहा है, उसके बीच में हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गार्जियनशिप आसाम राइफल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये कि कौन सा देश है जिसके साथ में हमारा देश जो है वो सबसे लंबी बाउंड्री टच करता है, और कौन सा देश है जिसके साथ में हमारा देश जो है वो सबसे छोटी बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी देखता हूं कौन बताता है। लंबी तो एक बार को बता दोगे, छोटी में कई सारे मार्क आ जाएंगे। तो देखता हूं आंसर कौन सही देता है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ये भी कई बार वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये बायोडाइवर्सिटी के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, और यहाँ पर भी साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा एक काम किया गया। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जानवर जो है वो धरती पे से खत्म हो गया, उस पर्टिकुलर जानवर की स्ट्रक्चर या फिर उसकी चीज़ों को फिर से पहचानने की कोशिश की जाती है उसके DNA के थ्रू, और ये तास्मेनिया टाइगर के बारे में बात की जा रही है। ये जो पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है,
ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। आगे से तो ये भेड़िया जैसा लगता है, पीछे इसके ऊपर में जो टाइगर जैसी कुछ कुछ चित्ता आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पट्टी सी होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अभी ये काफी लंबे समय से स्टॉकहोम जो कि 1891 से एक म्यूजियम है उसमें रखा गया था तास्मेनिया टाइगर की स्किन और मसल। तो उसके जो आरएनए है उससे निकाला गया है, यहाँ पर रिसर्चर के द्वारा उससे आरएनए निकाला गया है और बोला गया है कि इसका शेप जो है कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक मांसाहारी प्राणी था जो कि लास्ट देखा गया था तास्मेनिया के अंदर में, ये जू के अंदर में 1936 में। और यहाँ पर जो बात की जा रही है पर्टिकुलर एक जो फैमिली थी जिसका नाम था थैलेसाइडेन। ठीक है, तो इसमें ये मॉडर्न टाइम में देखोगे तो इसमें पाया जाता है कि न्यू गुना और तास्मेनिया वाले रीजन में, और ये जैसे कंगारू और दूसरे एनिमल का शिकार किया करता था। तो फिलहाल इसके ऊपर यहाँ पर स्टडी की गई है जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। यहाँ पर अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं कि तास्मेनिया की कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एग्जैक्ट लोकेशन ये देखें यहाँ पर तास्मेनिया, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये पर्टिकुलर एक आइलैंड यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसके बराबर में एक सी भी है जिसको यहाँ पर तास्मैन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाया करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जूम करके आप लोग देखोगे थोड़ा सा इसको यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये BASS बास स्ट्रेट यहाँ पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में देखने को मिलता है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताता हुआ चलता हूं कि अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग एटलीस्ट इन चीजों को माइंड में क्लियर रख पाएं कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कोई भी पॉइंट अगर न्यूज में हो उसके बारे में लोकेशन भी हो तो लोकेशन को जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई अगर जीव जंतु न्यूज में आ गया या फिर नया डिस्कवर किया गया या फिर पुराने के ऊपर कोई स्टडी की जा रही है उसका स्ट्रक्चर को या फिर किसी चीज को लेकर, तो यहाँ पर यूपीएससी कई बार इनका IUCN स्टेटस आप लोगों से पूछ लेती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नॉर्थ अमेरिका में जो एक लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट जो टोर्टोइज यानी कि जो कछुआ आप लोगों को देखने को मिलता है उसकी प्रजाति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्लो एंड स्टडी रेस टू हेल्प द नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट रेयरेस्ट एंड टोर्टोइज स्पीस, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टडी की जा रही है। तो ये जो बायोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टोर्टोइज के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, एक तो लार्जेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और रेयरेस्ट ये स्पीसीज बताई गई है जिसको बोल्सन टोर्टोइज स्पीसीज के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलता है, जैसे मेक्सिको के कई सारे एरिया हो गए यहाँ पर ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। तो यहाँ पर ये जनरली इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मेल होता है वो छोटे साइज का होता है एज कंपेयर टू फीमेल, यानी कि फीमेल का साइज आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, फीमेल ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू मेल इन पर्टिकुलर प्रजाति के अंदर में। इसी के साथ में जो लाइफ स्पेम है, इनका लाइफ स्पेम है वो आप लोगों को लगभग 100 साल से भी ऊपर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और IUCN में इनको यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्पीसीज में रखा गया है क्योंकि काफी नहीं कम क्वांटिटी में ये आप लोगों को पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं आज की डेट में, उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। इनका जो नेस्टिंग और मेटिंग पीरियड होता है, यानी कि जब ये बच्चा या अंडे वगैरह जब ये देते हैं, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर का ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए भी यहाँ पर ये अभी रिसेंटली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कनाडा के अंदर में आज की डेट में आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं हम लोग, कनाडा की जान निकल जाएगी अगर हम लोग वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन ढंग से लेकर न चले। ये देखो हमारे देश के अंदर से गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा, दुनिया भर के लोग आप लोगों को यहां से नजर आएंगे। और इंडियन अगर बात करें आज की डेट में जो कनाडा में है वो हाईएस्ट नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फिलीपीन और चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए। अगर बात करें यहां पर जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत अगर आप लोग बात करो, जो यहां पर सबसे ज्यादा परमिट किसको दिए जाते हैं, इंडिया को 5.4 लाख। ये आप लोग डेटा देखें यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ में अगर यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन आप लोग देखें यहां पर कनाडा के बारे में, तो यहां पर परमानेंट रेजिडेंट सबसे ज्यादा इंडियन, ठीक है। इसी के साथ में न्यू परमिट सबसे ज्यादा इंडियन को। इसी के साथ में इंडिया क्या क्या कनाडा से इंपोर्ट करता है और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो ये उसका डेटा है। अगर लिखने के लिए कल को आए तो ये डेटा एटलीस्ट आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, हल्का सा याद जरूर रखिएगा। बाकी फुकुशिमा के बारे में आप लोगों को पता है कि एक काफी बड़ी सुनामी आई थी और एक डिजास्टर हुआ था जापान के अंदर में। ये बात की जाती है 2011 की। तब से लेके अब तक जापान जो यहाँ पर न्यूक्लियर जो एक तरीके से जो ट्रीटमेंट जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके अंदर में जो पानी था उसको ट्रीट कर रहा है और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में वो पानी था। और फिर बोला कि इसको बेसिकली आप ओशन के अंदर में छोड़ेंगे। तो बोला गया कि ओशन के अंदर में छोड़ोगे तो इसकी वजह से मछली के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो हालांकि पाकिस्तान उसने बेसिकली जापान ने उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहाँ
यहाँ पर मछली खाकर दिखाई पब्लिक में आकर, और सब मछली खा रहे थे, यहाँ पर दिखा रहे थे कि यहाँ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है इस पानी को। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको बोल सकते हो कि अभी भी गलत है। तो याद रखना, ये फुकुशिमा बेसिकली डिजास्टर के बारे में बात की जा रही है, जिसको फुकुशिमा दाइची पावर प्लांट के नाम से आप लोग जानते थे। वहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह देखने को मिली थी, जिसकी वजह से डिजास्टर सामने निकल कर आया था। हालांकि चाइना ने जो है बैन कर दिया सी फूड फ्रॉम जापान, जब से यहां पर ये इसके अंदर डाला है, बोला कि ये एक तरीके से कॉन्टेमिनेटेड वाटर के अंदर का ये सी फूड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर डिफेंस के बारे में बात करें तो यहां पर याद रखना कि विक्रम जो है उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी के पैटर्न पे, सॉरी विक्रांत के पैटर्न पर हम लोग कैरियर अपना लाने जा रहे हैं। तो लगभग बात की जा रही है आने वाले टाइम में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारी फोर्स के अंदर में किया जाएगा, ताकि नेवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग बना सके। तो उस और बढ़ता हुआ ये कदम आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया एटलीस्ट इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि आधार का जो डेटा है बेसिकली उसको सिक्योर नहीं रखा जा रहा है। तो ये यूएसए की एजेंसी है मूडीज के द्वारा बोला गया है कि ये काफी ज्यादा एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश के अंदर में प्राइवेसी का हनन हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेटा का ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिस्क की कैटेगरी में इसको रखा गया है, आधार के डेटा को मूडीज एजेंसी के द्वारा। ठीक है, हमारी लोकल किसी एजेंसी का नाम आप लोग बताइए, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा कि बायोमेट्रिक जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है तो हमको गलत तरीके से दिखाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन जो था यहाँ पर, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें बताया गया कि यार ये था तो, पर लेकिन ये जो है एक तरीके से सूट नहीं बैठेगा इंडिया के लिए। तो ये बताया जा रहा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर में चेंज आएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो अच्छा था, किसी को अगर मन नहीं कर रहा कहीं पढ़ने का तो निकल कर चला जाता था उसमें से, पर लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो उसमें चेंज करने की बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। केरला के द्वारा डिसाइड किया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने का, अभी बिहार कर रहा था, यहाँ पर अभी केरला भी लाइन में आ गया। सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ही था, बाकी और अपडेट आएंगे तो फिर से डिस्कस कर लें, क्योंकि आर्टिकल ऐसे जो रेगुलरली आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। बाकी यहाँ पर ये नागपुर के अंदर में बाढ़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो हमारी जो फोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। इजराइल के द्वारा 2 पैलेस्तीनियों को मार दिया, तो वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है यहाँ पर। वेस्ट बैंक में बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। बाइडन साहब चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहते हैं, पैसिफिक आइलैंड ओशन की कंट्री है उनके अंदर में, तो उसको लेकर काफ़ी सतर्क लोंडे बने हुए हैं, ये हर जगह वही जाकर बातें करते हैं। ठीक है, ये लगभग 18 मेंबर पैसिफिक आइलैंड फोरम है, जिसके चलते यहाँ पर ये डिस्कशन देखने को मिल रहा है। मैंने बोला था आप लोगों से कि यूक्रेन ने रसिया के ऊपर अटैक किया, रसिया ने भी पलटवार कर दिया, चली गई भाई साहब जान। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि सोचने वाली है। अच्छी बात है, हमारे देश के यहाँ पर लेकराम और इसी के साथ में बाबूलाल, उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं पेयर में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ में निखत जो है वो डोमिनेट कर रही है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमारे देश का जो रोल निकल कर सामने आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन मैन फुटबॉल टीम जो है वो अभी क्वालिफाइड कर गई है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। और गिल साहब जो हैं वो एक ऐसी कैटेगरी में आ गए जिनका नाम है शुभम गिल, शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली इनकी कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा अभी यहाँ पर अगर बात करें 1 साल के अंदर में दबाकर 50 ओडीआई सेंचुरीज जड़ दी इन्होंने, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी अपडेट है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनसे पता चलेगा कि आर्टिकल जो है आप लोगों ने कितने अच्छे से सुने, इससे ये अंदाजा लगेगा। तो इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है यहाँ पर, बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है तास्मानिया टाइगर के बारे में। बोला गया है कि ये लार्ज कार्निवर्स ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये है यहाँ पर बेसिकली थाईलिडिसिनेडे। ठीक है, तो यहाँ पर थ्यालसिनेडे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पीएम किसान स्कीम के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया कि यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनुअली फाइनेंशियल बेनिफिट जो है 6,000 रुपए का दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में। तो बोला गया है कि इट इज ए वेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। दूसरा बोला गया कि ये सराउंडेड है चाइना, जापान और थाईलैंड, और यहाँ पर चाओ, देखो पिछले मंथ बोला एक रिवर का नाम आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो चाओ फ्राया जो नदी है या रिवर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर ये पूछा गया किसके बारे में, ये पूछा गया यहां पर बोल्सन जो टोर्टोइज है, कछुए के बारे में, जो डिस्कस किया था यहां पर मैंने आप लोगों से काफी तसल्ली में। बोला गया कि यहां पर ये बेसिकली गोफेरस जो फैमिली है उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट अमेरिका के अंदर में पाए जाते हैं और IUCN में इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन? करेक्ट आंसर आप लोगों को यहां पर इसका बताना है, तो अटेम्प्ट करिएगा जरूर, ठीक है, और फिर स्कोर जरूर लिखना, क्योंकि मैं काफी उत्सुक रहता हूं आप लोगों का स्कोर जानने के लिए कि कैसे कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। पिंक डायमंड काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों का कवर किया मैंने। तो बोला गया कि दे आर यूनिकली बेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे फाउंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्मन ई बोर्लो अवार्ड के बारे में। ये कल ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अभी किसको ये अवार्ड मिला है बताइए जरा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर ये दिया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है साइंटिस्ट जो कि वर्क करते हैं इन द फूड ऑफ, जो इन द जो एरिया ऑफ जो फूड और न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जो काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है फतेहपुर सीकरी के बारे में, अभी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। तो मुगल एम्परर जो है उनके बारे में बात की जा रही है, 16th सेंचुरी में उनके द्वारा यहाँ पर फाउंड किया गया। इसमें पर्सियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल का आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। तो ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है अलग अलग एरिया के बारे में, बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कौन कौन म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ओनली वन, ऑल थ्री, ओनली थ्री, ओनली फोर या फिर ऑल। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सी साइड का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग से यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन इसका आंसर दे पाता है। हालांकि बहुत सिंपल है, इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होंगे तो आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं कि आंसर देने के बाद में एक बार बताइएगा जरूर कि कितने आप लोग सही हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर डिटेल में डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, आंसर इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। सारी बातें मैंने बताई इसके बारे में कि कैसे कैसे हैं, तो तास्मेनिया टाइगर के बारे में क्या क्या बातें हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की यहाँ पर। तो हल्का सा आप लोग इसको जो कंफ्यूजन होगा वो दूर करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पीएम किसान स्कीम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर और पैसे 6000 दिए जाते हैं। गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में ये यहाँ पर ओनली 2 सही आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि चाइना, जापान और थाईलैंड के थोड़ी ना आसपास देखने को मिलेगा, वो तो दूर है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम है आसपास में, ना किए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन गया। इसी के साथ में रेयरेस्ट स्पीसीज जो है वो बोला गया इसके बारे में, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिले, क्यों? कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्यारा सा क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट आप लोगों का, ठीक है। इसी के साथ में पिंक जो डायमंड के बारे में बात की हम लोगों ने, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अफ्रीका की थोड़ी ना बोला था मैंने, ये कहां बोला था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को किम्बरले वाला रीजन भी दिखाया था डायरेक्टली यार, तो कंफ्यूज या ना कतई नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की रही है नॉर्मन ई बोर्लो अवार्ड के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ल्ड फूड जो बेसिकली प्राइस है उसके द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर दिया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ओके, जो कि डिस्कस भी किया था कल मैंने। फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें तो 1 और 3 आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें यहाँ बोला गया स्ट्रक्चर कंबाइन करती है पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल। सही बात क्या है, नहीं ये तो सही तो है, मैंने पढ़ाया था ये तीनों ही सही है मैं भी ना बताया था, यहाँ पर कंबाइन करता है तीनों को, पर्शियन और यहाँ पर देखिए एलिमेंट, ठीक है ना, तीनों तो बताया था, अपने आप पढ़ा कर खुद ही भूल गए भैया ऐसा है हमारे वीर भैया यहाँ पर क्या स्टेटमेंट से, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कहाँ कहाँ है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये एरिया जरूर याद रखेगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और सी सेट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे टाइप में तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज आना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आज की लोकेशन है, ये है बेसिकली क्या है, ये है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर न्योरा वैली के बारे में। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है इससे कनेक्टेड, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, ये बेसिकली कलिम्पोंग जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, वहां पर नजर आता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों के सामने है। 1986 में इसको बनाया गया था और ये रिच है बायोलॉजिकल जोन काफी लार्ज स्केल पर, जो अगर आप लोग देखोगे ये एंटायर ईस्टर्न इंडिया के अंदर में, इनके पूरे ईस्टर्न इंडिया में अगर बात करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। रेड पांडा आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये बारी जा रही है कि ये रेड पांडा के लिए काफी फेमस एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आप लोग के दिल और जिगर का टुकड़ा, आप लोग का अंग्रेजी वाला सेक्शन, जिसके लिए कई सारे बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे, मजा आ जाता है देखकर। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं कई बार ना, जैसे कई बार मैं ये कह देता हूँ कि ये है वोकैबुलरी, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर लेना, मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, पर फिर भी वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो ऐसी ललक अगर आप लोगों के अंदर रहेगी तो यार आप लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई जबरदस्ती लट लेकर आप लोगों के पीछे पड़ा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो वो क्या ही आदमी पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी चीजों के लिए थोड़ी सी ललक रखो, तभी आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। पहला शब्द है यहाँ पर, यह है यूबिक्विटस, इसको बोलते हैं सर्वव्यापी। मैंने कहते हैं कि हर जगह मिलता है ये इंसान, कहीं चले जाओ। तो ये बेसिकली, इसको बेसिकली ओमनी प्रेजेंट का नाम भी दिया जाता है कई बार, वाइड स्प्रेड फैला हुआ एरिया, तो सर्वव्यापी इसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट शब्द जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है, इसको बोलते हैं यहाँ पर वोरेशियस। ये होता है पेटू। वोरेशियस मतलब उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो इसको बहुत ज्यादा भूख हो, ओए पेटू, ओए वोरेशियस, मतलब एक तरीके से मोटा नहीं बोलेंगे, जिसको एपेटाइट जो है काफी एक तरीके से हंग्री हो, काफी एक तरीके से, ऐसा नहीं कि खाने का ही हो, नॉलेज का भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, फूड या फिर नॉलेज वाले को भी बोल सकते हैं वोरेशियस, तो नेगेटिव शब्द नहीं है अगर इसको ऐसे लो। प्रूडेंट काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत बार यूज किया जाता है। विवेकपूर्ण आदमी, विवेकपूर्ण इंसान, बुद्धिदार, समझदार, तो कोई आप लोगों को लगे काफी समझदार इंसान है तो प्रूडेंट वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग की जिंदगी में कोई प्रूडेंट जो कि लगता है कि बहुत समझदार है, जिससे आप लोग हमेशा सलाह लेते हैं, आप लोगों को लगता है कि अच्छी सलाह देगा हमेशा, ठीक है। रेजिलिएंट बताइए यहाँ पर, जो लचीला, यानी कि आप लोग के हिसाब से कई बार चेंज हो जाए। फ्लेक्सिबल कहते हैं जिसको, जैसे आप लोग के मम्मी पापा आप लोग की मांग के सामने कई बार झुक जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पली उदाहरण जिसकी प्रशंसा किया जा सके, नहीं कहते कि देखो फलाने का ढिमकाने का लड़का, देखो तुमने कुछ नहीं किया उसने क्या क्या कर दिया। तो ये वही एग्जाम्पलरी। हालांकि ये कई बार ताने के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो शब्द काफी इंटरेस्टिंग है, तो सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा अगर इनको दिल से याद रखना चाहते हैं, नहीं तो जिंदगी चली रही है, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं। देखो यार जिंदगी आप लोग की है, सुधारनी भी आप लोगों की नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में पूरा जो डिस्कशन होता है एक बार रिव्यू करके ये बताया करो कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो दिल से आप लोगों को लगा कि आज मजा आ गया। वैसे रिकॉल करके सारे आर्टिकल को आप लोग एटलीस्ट नाम जरूर लिखा करो, इससे आप लोग रिकॉल भी कर पाओगे। और रिकॉलिंग पावर जिस इंसान की जितनी ज्यादा होगी, एग्जाम में उतने ही ज्यादा नंबर उसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रिकॉलिंग पावर हमेशा बढ़ाते रहो, चीजों को बिना देखे हुए याद रखने की कोशिश करो, और वो तब होगा जब आप लोग उनको मन में दोहराते रहोगे। ऐसा नहीं कि हर टाइम हाथ में किताब ही होनी चाहिए, कहीं घूमने निकल गए अपना दोहराते रहे, याद हो गई चीजें। तो ये चीजें आप लोग जिंदगी में तब कर पाओगे जब आप लोग इस आदत को जिंदगी में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, होगी तो बताना, उसको दूर किया जाएगा डॉक्टर साहब के द्वारा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। जिस किसी को ये सूडो को भरना हो तो ये सूडो को आप लोग भर सकते हैं, आप लोगों के सामने है यहाँ पर, देखता हूं कौन इसको भरेगा अच्छे से भरना, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएससी के कोर्सेज लेना चाहते हैं, हमारे साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टडी लवर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, 50,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 4.9 की रेटिंग चल रही है, तो ये काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग चीजों को अप्रिशिएट करते हो। तो यहाँ पर जरूर कनेक्ट होना। जो क्वेश्चन दूंगा उसकी आंसर राइटिंग अगर आप लोग करनी है तो आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, लाइफ टाइम पेमेंट है ये। या फिर जो एप्लीकेशन के ऊपर में जो भी नोट्स आप लोगों को मिलते हैं उनको आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन कर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और आज के डिस्कशन को कितना रेट आप लोग करना चाहेंगे 10 में से, तो ये जरूर बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, उतना ध्यान रखिए। और सारे नोट्स जो है एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहना। और एक एडिटोरियल पोस्ट किया जाएगा पढ़ने के लिए, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।